प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस एनर्जेटिक से सेशन में। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और ज्योग्राफी का आज एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप वर्ल्ड मैपिंग कह सकते हो, विश्व का मानचित्र कह सकते हो। कोई भी परीक्षा हो दुनिया की, आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, सीटेट, टेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं में ज्योग्राफी के मैपिंग से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको ज्योग्राफी का एक मूल टॉपिक कराएंगे और ज्योग्राफी का वो मूल टॉपिक है यूरोप महाद्वीप, कॉन्टिनेंट का पूरा विस्तृत अध्ययन आज की क्लास में हम कराएंगे। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो नमस्ते, नमस्कार। शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक को। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। आप यहां पर देख रहे हो दुनिया के 7 बड़े महाद्वीप में, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर यूरोप, इधर एशिया और इधर अफ्रीका, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां आपका अंटार्कटिका। इन 7 महाद्वीपों में एक महत्वपूर्ण महाद्वीप है हमारा यूरोप महाद्वीप। तो आज की क्लास में हम डिस्कस जिसके बारे में करेंगे वो टॉपिक है हमारा यूरोप महाद्वीप। बहुत ध्यान से आप इस टॉपिक को समझिएगा। चंदा मंडल जी, स्वागत है, हेलो, वेलकम है आपका। चलिए, आवाज वगैरह एक बार मैं चेक कर लूं, आवाज वगैरह आ रही है क्या, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। आपका चलिए, आवाज ठीक है, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलो, तो याद रखना, सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे आपके लिए यहां पर, तो 7 महाद्वीपों में हमने कहा कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। तो सबसे पहली बात कि क्षेत्रफल के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम क्या है, यह सवाल आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा विनय सर, एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तर अमेरिका है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। ये तो हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन अगर बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर, दुनिया में कोई भी चीज हो सकती है विनय सर जहां पर हम अपने आप को दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, लेकिन जनसंख्या के मामले में हमें बर्दाश्त नहीं होता कि हम अपने आप को दूसरे नंबर पर हो जाएं, क्योंकि हम खाली एक नंबर के बेरोजगार आदमी, हम पे और कुछ नहीं आता है। भारतीयों पे बच्चे पैदा करना आता, काम कम है, बैठे टाले आदमी क्या करेगा, यही मनोरंजन का एक साधन है। ठीक है भैया। तो जनसंख्या के मामले में सबसे आगे कौन सा, एशिया महाद्वीप, क्योंकि हम एशिया महाद्वीप पे रहते हैं। बात महाद्वीप की नहीं है विनय सर, बात अगर देश की भी होगी ना तो हम सीना ठोक के कह देंगे कि हम आगे निकलेंगे भाई साहब। तो एशिया महाद्वीप में भी जनसंख्या के आधार पर आज सबसे बड़ा देश कौन सा गया, भारत। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा विनय सर, बात भारत की नहीं है, बात राज्य की है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो यहां पर भी अगर जनसंख्या के आधार पर भी अगर कोई बात करेगा तो सबसे आगे कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन अब जिले का नहीं बताऊंगा। चलिए, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो जनसंख्या के आधार पर यह महाद्वीपों का क्रम है, क्षेत्रफल के आधार पर यह महाद्वीपों का क्रम है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। इससे पिछला एक टॉपिक मैंने कराया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और मैंने आपको बताया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उसमें आप देख लीजिएगा, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में। चलिए, तो यह सीधा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो एशिया हो जाएगा। याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, यूरोप का कौन सा नंबर है, तो यूरोप का 6वां नंबर है। याद रखना, यूरोप का कितना नंबर है, 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो यूरोप का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा नंबर है, 6वां नंबर है यूरोप का क्षेत्रफल के आधार पर। और वहीं जनसंख्या के मामले में अगर बात करेंगे तो जनसंख्या के मामले में यूरोप का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के मामले में यूरोप का 3रा स्थान है। जनसंख्या के मामले में यूरोप का कौन सा स्थान है भैया, 3रा स्थान है जनसंख्या के मामले में। क्लियर भैया। चलिए, तो आज हम यूरोप का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आज हम इस यूरोप का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ऐसा अध्ययन करेंगे कि किताबों में भी ऐसे फैक्ट बहुत रेयर केस में आपको यहां पर मिलेंगे। सबसे पहली बात, आप जरा आ जाइए हमारी इस पृथ्वी पर। सबसे पहली बात, आप आ जाइए कहां पे भैया, पृथ्वी को। आज गुस्से में मैं पृथ्वी को भी उठा रहा है अपने घर पे भाई साहब। तो ये पृथ्वी है,
पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो यूरोप है हमारा वो पूरी तरीके से कहां पर हो जाएगा, ये यूरोप जो है हमारा पूरी तरीके से ये रहा उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है। तो यूरोप ध्यान रखना भैया, यूरोप हमारा कहां पर हो जाएगा, तो यूरोप हमारा पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आप यहां पे ये नोट कर लीजिएगा, यूरोप जो है आपका हमारा ये जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया, तो यह कहां हो जाएगा, तो यह उत्तरी गोलार्ध में है, याद रखना यह उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर भैया यह, तो यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो कहां पर है भैया ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा, याद रखना पूरी तरीके से। कहां पर हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा, अच्छी बात है। और दूसरी बात ध्यान रखना, हम यूरोप महाद्वीप के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। तो पहली बात यूरोप महाद्वीप हमने कहा कि यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। यह क्या हो जाएगा, यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। इट्स कंप्लीटली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यह पूर्ण रूप से कहां पर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, याद रखना भैया। क्लियर भैया, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, सभी का स्वागत है। रितिका कुमारी जी, मेहताब आलम जी नमस्ते जी, रीना जूलन जी, यशोदा कनवार जी नमस्ते जी, डॉली पांडे जी गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है, सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, याद रखना। इट लैक्स डेजर्ट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ डेजर्टलेस कॉन्टिनेंट। याद रखना इसमें मरुस्थलों का अभाव है, अतः इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहते हैं, याद रखना। सामान्यतः शब्द अगर आप इसमें और ऐड कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। याद रखना कि इसमें सामान्यतः मरुस्थलों का अभाव है, अतः इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहते हैं। तो मरुस्थल विहीन महाद्वीप किसको कहेंगे, मरुस्थल विहीन महाद्वीप किसको कहेंगे, तो याद रखना भैया यूरोप महाद्वीप को मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहेंगे। यूरोप महाद्वीप को हम क्या कहेंगे भैया, मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहेंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है भैया। इट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर ऑफ द पेनिनसुला, है ना, याद रखना। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ये इसके उपनाम है, याद रखना क्या हो जाएंगे, ये इसके उपनाम हो जाएंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। अब आप शब्द समझते होंगे प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप क्या है, याद रखना। तो सर वीडियो इज नॉट क्लियरली, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रहा है भैया। थोड़ा सा कैमरा आजकल प्रॉब्लम तो कर रहा है खैर हमारा, और थोड़ा हो सकता है कि कुछ ब्लर दिख रहा हो, है ना, बाकी ठीक होगा। एक बार थोड़ा आप अपना इंटरनेट का पावर थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएगा बड़ा इंपोर्टेंट कि सर प्रायद्वीप क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पेनिनसुला कहते हैं, पेनिनसुलर प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है, ध्यान रखना, जमीन का एक ऐसा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, याद रखना। तो अगर प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं तो इसका मतलब यूरोप में बहुत सारी प्रायद्वीपीय संरचना पाई जाती है। जब आप पूरे यूरोप का विस्तृत अध्ययन करोगे तो उसमें बहुत सारी प्रायद्वीपीय संरचना पाई जाएंगी, और उन्हीं बहुत सारी प्रायद्वीपीय संरचनाओं की वजह से खुद यूरोप की संरचना भी एक प्रायद्वीप के जैसी है। तो इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, ध्यान रखना। द रिच कॉन्टिनेंट इसको हम कहते हैं, इसको हम लोग समृद्ध महाद्वीप कहते हैं। समृद्ध महाद्वीप का मतलब क्या है, कृषि की बड़ी उन्नत यहां पे प्रणाली विकसित होती है, बड़े पैसे वाले यहां पर हैं। कैपिटल अगर आप देखोगे यहाँ की जो इकोनॉमिक है वो कैसे भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ है। प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे रिच लोग ज्यादा यहाँ पे रहते हैं, इकोनॉमिक रूप से यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्रिय दुनिया की टॉप मोस्ट एडटेक इंडस्ट्रीज यहाँ पर मौजूद है यूरोप में आप देखोगे तो इसके आधार पर इसको समृद्ध महाद्वीप कहते हैं। यहां का आदमी पैसे वाला बहुत है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन जो प्रत्याशा यानी व्यक्ति के ज्यादा जीवन जीने की जो संभावना है वो यूरोप महाद्वीप के लोगों में है। जैसे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 60-65-70 साल तक आदमी मर जाता है, यहाँ पे 80-90-100 साल तक आदमी जी रहा है। तो वृद्धों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है और इतने लोग बिजी हैं यहाँ पर, इतना यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि कहते हैं ना कि भाई वहां यहाँ पे जो लोग हैं
महिला भी नौकरी कर रही है, पुरुष भी नौकरी कर रहा है, महिला पुरुष नौकरी करेंगे, विवाह बहुत कम होते हैं, मॉडर्न यहाँ पे कल्चर चल रहा है, ध्यान रखना भैया, लिव इन रिलेशनशिप में लोग यहाँ पे विश्वास रखते हैं, तो शादी कम होती है, विवाह कम होते हैं, तो बच्चे कम पैदा होंगे, संतान कम पैदा होंगी, तो युवाओं की संख्या यहाँ पे बहुत कम है, वृद्धों की संख्या ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको वृद्धों का महाद्वीप भी कहा जाता है, द कॉन्टिनेंट ऑफ द एल्डरली, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको वृद्धों का महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भैया, तो इसको वृद्धों का महाद्वीप भी कहते हैं, याद रखना, क्लियर है। क्या कहते हैं भैया, इसको वृद्धों का महाद्वीप कहते हैं। तो इसमें सामान्यतः मरुस्थलों का अभाव है, अतः इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहते हैं। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूरोप महाद्वीप, इसे प्रायद्वीप का प्रायद्वीप, समृद्ध महाद्वीप या वृद्धों का महाद्वीप भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। There are total 44 countries in Europe, the largest of which is Russia and the smallest is Vatican City। अब थोड़ा ध्यान से समझना, 44 देश सामान्य तौर से माने जाते हैं, लेकिन कई देशों का क्या है, कई देशों में जैसे होता है कि वो कभी यूरोप के अंडर में आते हैं, कभी अपने आप को अलग होते हैं, कभी वो यूरोप में जैसे जो यूएनओ के मानक के हिसाब से उनको देश माना जाता है, कभी देश नहीं माना जाता, तो उसके आधार पर एक दो देशों की संख्या यहाँ पे कभी कभी घटती बढ़ती रहती है। तो ये बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा तर्क वितर्क का मुद्दा नहीं है। आप इतना मान के चलिए, सामान्यतः यूरोप में कुल 44 देशों को शामिल किया गया, जिसमें सबसे बड़ा रूस है, जिसको पहले यूएसएसआर कहते थे, सोवियत संघ रूस कहते थे। तब भी सोवियत संघ रूस में भी रूस सबसे बड़ा था, और आज विभाजन के बाद भी रूस सबसे बड़ा है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस है, तथा सबसे छोटा जो हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा वेटिकन सिटी। तो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी हो जाएगा, याद रखना। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में ये 4 पॉइंट अगर आपकी समझ में आ गए तो एक बार यस सर कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अगर ये 4 पॉइंट्स आपके यहां पे क्लियरली हो गए तो बताएंगे, एक बार बताइए। बोलो भैया, क्लियर है? 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, ठीक है, बहुत सुंदर बात। आगे चलेंगे, अब एक एक करके देशों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके इसकी संरचनाओं के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना भैया। जैसे सबसे पहले हम स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र से बात करेंगे। स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र जानते हैं आप, नॉर्वे, स्वीडन और ये जो डेनमार्क वाला क्षेत्र है, ये जो ग्रीन ग्रीन टाइप का आपको दिख रहा है, ये स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र कहा जाता है। यूरोप का ये कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई पर्वत था, तो उसके आधार पर इसका नाम स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे प्रमुख देश और उनकी विशेषताओं के साथ में। तो स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहला देश हो जाएगा नॉर्वे हो जाएगा। सबसे पहला देश कौन सा हो जाएगा भैया, तो सबसे पहला जो देश यहां पर हो जाएगा उस देश को हम क्या कहेंगे, ध्यान रखना, नॉर्वे कहेंगे। ध्यान रखना, क्या कहेंगे, नॉर्वे। तो आप पूरे विश्व में अगर आप देखोगे, यहाँ पे यूरोप के महाद्वीप में भी अगर आप देखोगे, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ध्यान रखना, इसकी जो सीमा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग नॉर्वे कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना, बड़ी कटी फिटी संरचना है यहाँ पे नॉर्वे देश की, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात याद रखना भैया, नॉर्वे के बारे में बात करेंगे तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो, ध्यान रखना। और याद रखना, द नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड इन ओस्लो। ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अभी मैं स्टैटिक जीके की भी एक क्लास शुरू करूंगा, तो जिसमें मैं आपको पुरस्कारों के बारे में बताऊंगा, और सामान्यतः आपको होगा तो आज रात को एक क्लास लगा लूंगा मैं नोबेल पुरस्कार को लेकर के। तो याद रखना, द नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड इन ओस्लो। तो ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ओस्लो में क्या दिया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। तो ओस्लो में ही याद रखना भैया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं, इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। यह नॉर्वे की विशेषता है कि यहाँ पे आधी रात्रि को सूर्य दिखाई देता है, सूर्य उदय होता है। यहाँ पे आधी रात्रि को सूर्य उदय होता है, इसलिए याद रखना है इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसलिए हम इसको मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, नॉर्वे को कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, ये बात क्लियर होगी, ध्यान रखना। 3 पॉइंट आपकी समझ में आ गए नॉर्वे को लेकर के। चौथा पॉइंट समझेंगे, विश्व का सबसे लंबा
फियोर्ड तट इसी देश का है, विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट। फियोर्ड तट किस देश का है भैया? इसी नॉर्वे देश का विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट। अब फियोर्ड तट क्या हो जाएगा? ये जो मैंने आपसे कहा, ये जो कटी फटी संरचना है नॉर्वे की, ये जो कटी फटी संरचना है, इसको फियोर्ड तट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको फियोर्ड तट बोलते हैं। तो विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट जो ध्यान रखना भैया, ये नॉर्वे देश का हो जाएगा। ये कौन से देश का हो जाएगा भैया? तो ये आपके नॉर्वे देश का हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां पे भैया? यहां पे कोई दिक्कत है तो बोलो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सबके कमेंट्स को मैं बहुत बारीकी से पढ़ रहा हूं एकदम से। ठीक है भैया, चलो दूसरी बात, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट इसी देश का हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात याद रखना यहां पे, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। इट इज कॉल्ड द वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। इसे क्या कहते हैं? इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। नॉर्वे देश को क्या कहते हैं? यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको यूरोप का गर्म कंबल? क्योंकि एक जलधारा है, जो एक गर्म जलधारा है, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। कमेंट करके मुझे कौन बताएगा कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की गर्म जलधारा है? कौन से महासागर में चलती है? कौन मुझे कमेंट करके बताएगा? तो डायरेक्ट इट इज कॉल्ड दी वार्म ब्लैंकेट। जब ये गल्फ स्ट्रीम यहां पर आती है नॉर्वे के तटों पर, तो उसकी वजह से यहां का तापमान कैसा हो जाता है? थोड़ा बढ़ जाता है। यहां का टेम्परेचर कैसा हो जाता है? थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए इसको एक उपमा दी गई है कि इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। इसे यूरोप का क्या कहते हैं भैया? इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। जालोन पर्वत इसी देश में है जहां से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना, मिलान वाले सवाल में पूछा जाता है कि नॉर्वे में जालोन पर्वत स्थित है। ध्यान रखना, जहां से हमको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। जहां से हमको क्या प्राप्ति होती है? लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो जालोन पर्वत का हो जाएगा, नॉर्वे में हो जाएगा। मैंने कहा था कि ये पूरा क्षेत्र क्या स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो स्कैंडिनेवियन पर्वत यहां पर स्थित है, इसलिए इसे स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। द स्कैंडिनेवियन माउंटेन आर लोकेटेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्री। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको क्या बताया, स्कैंडिनेवियाई देश के बारे में जब आप बात करेंगे तो भाई यहां पे नॉर्वे तो ही है। नॉर्वे के बगल में आप देखोगे स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन के बगल में आप देखो तो फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड के नीचे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। एक और से देखो, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। ये चारों देशों को मुख्य रूप से स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, क्योंकि यहां पे पहले स्कैंडिनेवियाई पर्वत हुआ करता था। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब आज भी है। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियाई पर्वत इसलिए कहते हैं, इसको यहां पे मौजूद है, इसलिए इसको स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि नॉर्वे के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी वाली चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब जब नॉर्वे की बात करेंगे तो नॉर्वे के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। नॉर्वे के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। तो पहली बात, स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगी। इंपोर्टेंट बात क्या, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम हो जाएगी। स्टॉकहोम में याद रखना 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। दिस इज वेयर द नोबेल प्राइज इन 5 फील्ड्स आर गिवन। यहां पे क्या दिए जाते हैं? तो यहां पे 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यहां पर 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कहां पर दिए जाते हैं भैया? इसी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। जबकि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। तो जो एक क्षेत्र है शांति का क्षेत्र, शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जबकि 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार कहां पर दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। याद रखना, नोबेल पुरस्कार क्रोनर नामक मुद्रा में दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज आर अवार्डेड इन करेंसी कॉल्ड द क्रोनर। ये क्रोनर नामक मुद्रा में दिए जाते हैं। बाद में करेंसी बदल जाती है, भारत के लोगों को मिलेगा तो वे इंडियन करेंसी में कन्वर्टेड हो जाएंगे। इस बात को याद रखना भैया, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत भैया बताइए कि हाँ सर यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 5 क्षेत्रों के जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। एक जो है शांति का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 1972 यानी 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। आपको पता होगा स्टॉकहोम सम्मेलन कई बार पेपर में पूछा जाता है भैया कि संयुक्त राष्ट्र का स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र का जिसका नाम रखा गया स्टॉकहोम सम्मेलन, तो स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है वहीं पर सबसे पहले सम्मेलन हुआ था 1972 का सम्मेलन, इसलिए उसका नाम रख दिया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन। तो यूएन का यानी संयुक्त राष्ट्र का स्टॉकहोम सम्मेलन जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ था, इसको अलग से पढ़ाएंगे, वो कहां पर हुआ था भैया, तो वो आपके स्वीडन में हुआ था। वो आपके कहां पर हुआ था भैया, तो वो आपके स्वीडन में हुआ था। इस बात को याद रखना भैया, ठीक है। चलिए स्वीडन का याद रखना है कि बिरुना क्षेत्र है, किरूना क्षेत्र लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध, याद रखना भी है ना। किरूना क्षेत्र जो है लोहे के भंडार के लिए यहां पर बहुत ज्यादा फेमस है, इस बात को याद रखना भी है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो जैसे हमने आपसे क्या कहा था भैया, नॉर्वे में जब हम बात करेंगे तो नॉर्वे में लोहा अयस्क का जो भंडार है वो कहां पर भी है, जालोन पर्वत श्रृंखला के आसपास से, याद रखना भी है नॉर्वे में। जबकि अगर हम बात करेंगे स्वीडन में एक क्षेत्र पड़ता है किरूना रीजन, किरूना क्षेत्र पड़ता है, वो लोहा अयस्क भंडार के लिए फेमस है। पूछा जा सकता है किरूना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लोहे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान 1972 में ओणम का शुभारंभ हुआ था, ध्यान रखना किसका शुभारंभ हुआ था, ध्यान रखना यहाँ पे। तो यहां पे याद रखना भैया जो है कि स्टॉकहोम में, यहां पे ओणम नहीं होगा, ये यूएनईपी होगा। ये ओणम गलत लिखा हुआ है, इसको आप यूएनईपी कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी ये गलत लिखा हुआ है, यूएनईपी है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। मैंने आपको बताया था ना, यहां पे इसको आप सही कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो याद रखना वो यहीं पर हुआ था, इस बात को याद रखना भी है, ठीक है। द पोस्ट ऑफ ओम्बुड्समैन इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम हियर। भारत में लोकपाल ओम्बुड्समैन का पद यहीं से लिया गया, ध्यान रखना। भारत में लोकपाल का पद कहां से लिया गया है, तो भारत में लोकपाल का पद याद रखना स्वीडन देश से लिया गया है। वो लोग क्लियर है, एक बार यस सर लिखोगे कि हाँ सर ये बात क्लियर हो जाएगी, बताओ एक बार याद यहां पे कमेंट करके लिख दो कि हाँ सर ये बात एकदम से क्लियर हो जाएगी, यूरोप महाद्वीप वाली बात एकदम से क्लियर हो जाएगी भैया कि यहाँ पे किरूना, यहाँ पे लोहा अयस्क का क्षेत्र है, यहाँ पे याद रखना भैया। यहां पे स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। यहां पे यूएनईपी की शुरुआत हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हुई थी। यहीं से भारत में लोकपाल का पद, ओम्बुड्समैन का पद हमने यहीं से लिया, याद रखना भैया। 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार यहीं पर दिए जाते हैं, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, फिनलैंड की राजधानी स्टॉकहोम में यूएन के द्वारा 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम लोग यूएनईपी कहते हैं, उसको यहीं पर हुआ था, जिसको लेकर के पर्यावरण को लेकर बात की गई थी, उसको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देश के बारे में बात करेंगे, जिस देश को हम कहते हैं फिनलैंड। क्या कहेंगे भैया, जो अदालत में तीसरा देश है उन्हें तीसरे देश को हम क्या कहेंगे, फिनलैंड कहेंगे। आप यहां पर फिनलैंड देश को समझेंगे तो पहली बात इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, हेलसिंकी हो जाएगी। अब थोड़ा सा शब्दों में अंतर हो जाता है, यूरोपियन भाषा है तो वहां पर कहेंगे इसको हेलसिंकी ऐसे करके लिख देते हैं, या अलग तरीके से ह आधा करके ए करके ऐसे हिंदी में लिख देते हैं। सामान्य रूप से आप समझिए हेलसिंकी। तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी हेलसिंकी, इसकी राजधानी हो जाएगी। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, हेलसिंकी इसकी राजधानी हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। इट इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ लेक्स, इसे झीलों का देश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, इसे झीलों का देश यहां पर कहते हैं, याद रखना भैया, क्योंकि यहां पे बहुत सारी झीलें, यहां पे बहुत सारी झीलें। अगर आप इस फिनलैंड का अगर साउथ वाला पोर्शन देखो, यहां पे फिनलैंड का दक्षिण वाला देखो तो आपको देखोगे यहां पे हजारों झीलें आपको दिखाई देंगी। इस वाले क्षेत्र में हजारों झीलें आपको यहां पर जो है दिखाई देंगी, इस बात को याद रखना भी है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। फिनलैंड का एक बड़ा फेमस शहर है इनारा शहर, जो इनारा झील के किनारे स्थित है। द सिटी ऑफ इनारा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इनारा लेक, इनारा झील के किनारे इनारा शहर स्थित है। इंपोर्टेंट बात क्या भैया,
इनारा झील के किनारे इनारा शहर स्थित है। इनारा झील के किनारे क्या हो जाएगा भैया, इनारा शहर स्थित है, याद रखना भैया। इंडिपेंडेंस फ्रॉम रसिया इन 1917, 1917 में रूस से आजाद हुआ। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है, याद रखना भैया। एक रेखा, जिस रेखा का नाम था मैन रहीम रेखा, यानी यह क्षेत्र पहले रूस से जुड़ा हुआ था, याद रखना। 1917 में रूस से आजाद हुआ था और तब से रूस और फिनलैंड के बीच में मैन रहीम रेखा है। क्या भैया, मैन रहीम रेखा हो जाएगी। मैंने कहा था ना पहले पूरा क्षेत्र यूएसएसआर कहलाता था, यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए थे, है ना, एग्जैक्ट। तो उनके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो 1917 में रूस से आजाद हुआ था। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है, रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। बोलो, आपके थोड़ा कमेंट देख लेता हूं। सर मैं लेट हो गई, क्या आप ये क्लास पेड बैच में देंगे? पेड बैच में तो अलग तरीके से होगा, वो तो अलग अलग एग्जाम के लिए स्पेशल होता है। ये तो एक जनरल क्लास है सभी के लिए। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे, ध्यान रखना। अब फिनलैंड के बाद एक और इसके बगल में छोटा सा देश पड़ जाता है जिसको हम कहते हैं आइसलैंड। इसकी राजधानी रेकजाविक है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक है। विश्व की उत्तरतम राजधानी इसको कहते हैं। रेकजाविक को क्या कहते हैं? तो विश्व की उत्तरतम राजधानी कहते हैं। माने अगर आप पूरी दुनिया में अगर आप देखो, पूरी दुनिया में अगर आप यहां पर देखोगे, पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो यहां पे सबसे ऊपर जो देश माना जाता है, यहां पे सबसे ऊपर अगर देश माना जाता है तो आइसलैंड माना जाता है। और आइसलैंड की जो राजधानी है वो भी इसके ऊपर है, रेकजाविक। रेकजाविक, और रेकजाविक को विश्व की उत्तरतम राजधानी कहा जाता है। विश्व की उत्तरतम राजधानी, विश्व की उत्तरतम राजधानी, तो विश्व की क्या कहा जाता है भैया? तो विश्व की उत्तरतम राजधानी कहा जाता है किसको भैया? रेकजाविक को विश्व की उत्तरतम राजधानी कहा जाता है। कोई दिक्कत भैया, बताओ भैया। अच्छी बात है, क्लियर है, ठीक है। तो आप यहां पे आइसलैंड के बारे में पढ़ लिए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के बारे में ये वाला चित्र आपने यहां पर पढ़ लिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, साथ के साथ में आपको महाद्वीप के द्वारा भी बताता जा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। तो इसकी राजधानी रेकजाविक है और ये विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी हो जाएगी, याद रखना। उसके बाद नीचे आ जाएगा डेनमार्क। मैंने क्या कहा था? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद नीचे डेनमार्क। ये चार मुख्य देश जो हैं जिनको हम स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं, ठीक है। तो डेनमार्क की राजधानी क्या? कोपेनहेगन। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। डेनमार्क की राजधानी क्या? कोपेनहेगन। यह जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। यह क्या हो जाएगा? यह जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, याद रखना भैया। तो डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन है और यह जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, ध्यान रखना भैया। जो डेनमार्क की जो संरचना है ये आपको बताएंगे। विश्व की दुग्ध की नगरी कहते हैं। यहां पे पैदावार दूध की बहुत ज्यादा होती है। हमारे भारत की तरह फर्जी दूध नहीं यहां पे पैदा होता है, एक्चुअल भैंस वहां पे बड़ी ज्यादा दूध देने वाली है, गाय बहुत ज्यादा दूध देने वाली होती है, इसलिए इसको विश्व की दुग्ध की नगरी कहते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को। यहां पे होल्स्टीन गाय सर्वाधिक दूध देती है। यहां पे गाय की एक नस्ल है होल्स्टीन, और होल्स्टीन गाय ध्यान रखना भैया यहां पे सर्वाधिक दूध देती है, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। हाँ, कोपेनहेगन नाम सुनकर के आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आए होंगे, कुछ लोगों के तो एक भी दिमाग में सवाल नहीं आया होगा। ये वही कोपेनहेगन, याद रखना, जहां पे पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम होते रहते हैं, ध्यान रखना। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यह जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। विश्व की दुग्ध की नगरी इसको कहते हैं। होल्स्टीन गाय सर्वाधिक दूध देती है। होल्स्टीन गाय यहां पे क्या देती है? सर्वाधिक दूध देती है, इस बात को ध्यान रखना। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आर हेल्ड इन कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन के विषय पर सम्मेलन होते रहते हैं। इंपोर्टेंट बात क्या है? यहां पर क्या होते रहते हैं? तो यहां पर जलवायु परिवर्तन के विषय पर सम्मेलन होते रहते हैं। यहां पर क्या होते हैं? यहां पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कॉन्फ्रेंस यहीं पर कोपेनहेगन में होती है। और स्टॉकहोम में अगर आप देखो तो वहां पर भी पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन बहुत सारे होते रहते हैं आज भी।
यहां पे लेग हॉर्न चिकन लेज मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स। लेग हॉर्न मुर्गी सर्वाधिक अंडे देती है, तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक अंडे देने की जो नस्ल है मुर्गी की, उसको हम लोग याद रखना भैया लेग हॉर्न कहते हैं। तो लेग हॉर्न जो याद रखना भैया वो क्या हो जाएगी भैया, वो सर्वाधिक अंडे देने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कुछ विद्यार्थियों के, जब मैंने आपको यहां पर यह बताया था, जब मैंने आपको यहां पर यह बात बताई थी, कहां गया भैया, हाँ यहां पर बताया था ना, देखो अगर आप, तो पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो ये मैंने यहां पर मैंने बताया था, ये रहा आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी बताई थी ना रेकजाविक, और रेकजाविक के बाद फिर मैंने आपको यहां पर बताया था इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर डेनमार्क के बाद यहां पे ऊपर पड़ता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है ध्यान रखना, तो वो भी स्वतंत्र है, लेकिन उस पर याद रखना उस पर डेनमार्क का अधिकार है, इसलिए उसको स्वतंत्र तरीके से नहीं कहते, ध्यान रखना। यहां पे फराओ आइलैंड है जिस पर भी डेनमार्क का अधिकार है, फराओ आइलैंड। अच्छा मैंने कहा जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है डेनमार्क, तो अब आप डेनमार्क की स्थिति को देखिए, अब आप जो डेनमार्क की स्थिति को देखिए, ये यहां पे जर्मनी के ऊपर आप देखोगे तो इस तरीके से ये यहां पे डेनमार्क है, इस तरीके से यहां पे ये डेनमार्क। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं, तो अब आप यहां पे डेनमार्क को देखिए, अब आप यहां पे क्या देखिए भैया, अब आप यहां पे डेनमार्क को देखिए, पूरे यूरोप के नक्शे में आप यहां पर देखिए डेनमार्क लीजिए। अब आप यहां पे अगर डेनमार्क को देखोगे तो आप देखोगे कि डेनमार्क जो है जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, डेनमार्क जो है कहां पर भैया, जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। हाँ मुनमुन जी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज क्लास को ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो डेनमार्क देश जो है वो जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, याद रखना भैया, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं, याद रखना भैया। तो हमने कहा कि यहां पे लेग हॉर्न सर्वाधिक अंडे देने वाली यहीं पर है। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, देखो आपको सीखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ना, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। इसी देश के अधिकार में, कौन से देश के अधिकार में, डेनमार्क के अधिकार में, जो अमेरिका कहता है कि नहीं हम ग्रीनलैंड पे अधिकार कर लेंगे, तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में, वो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है, याद रखना भैया, वो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो डेनमार्क जो ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इसी देश के अधिकार में है। लेग हॉर्न मुर्गी यहां पे सर्वाधिक अंडे देती है। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन के विषय पर यहां पे सम्मेलन होते हैं, डेनमार्क में, याद रखना भैया, ठीक है, अच्छी बात। अब जरा यहां पर आप देखने की कोशिश करो, स्कैंडिनेवियाई देश में, स्कैंडिनेवियाई देश में मैंने आपको क्या बताया, तो मुख्य रूप से 4 है, हालांकि जो आइसलैंड है वो भी डेनमार्क का मतलब स्कैंडिनेवियाई देश का हिस्सा मानते हैं, लेकिन चूंकि मुख्य रूप से जो स्कैंडिनेवियाई देश का जो नाम आया वो स्कैंडिनेवियाई पर्वत के आधार पर माना गया, तो मुख्य रूप से 4 देशों को शामिल करते हैं इसमें। नंबर 1 नॉर्वे को शामिल करते हैं, नंबर 2 स्वीडन को शामिल करते हैं, नंबर 3 फिनलैंड को शामिल करते हैं, नंबर 4 डेनमार्क को शामिल करते हैं, नंबर 4 डेनमार्क को शामिल करते हैं। तो डेनमार्क की राजधानी रहेगी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी रहेगी कोपेनहेगन, आइसलैंड की राजधानी जाएगी रेकजाविक, फिनलैंड की राजधानी जाएगी हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। यहां पर एक फराओ आइलैंड है, आप इसको लिख लीजिए फराओ द्वीप। तो फराओ द्वीप जो याद रखना, फराओ द्वीप भी डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में, फराओ द्वीप भी किसके अधिकार क्षेत्र में, तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में, याद रखना भैया, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, बताओ बताओ भैया, ठीक है। चलो आगे चले भैया, तो आप समझ गए मुख्य रूप से स्कैंडिनेवियाई देशों में क्या क्या शामिल करना भैया, तो मुख्य रूप से स्कैंडिनेवियाई देश में भैया हमने आपको बता दिया भैया कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। पूरी दुनिया की सबसे उत्तरतम राजधानी किसको मानेंगे भैया, तो रेकजाविक को मानेंगे या रेकजाविक को मानेंगे, याद रखना। अब हम इससे आगे बात करेंगे, याद रखना भैया। अब हम इसके बाद आते हैं, याद रखना भैया, एक होते हैं नॉर्डिक कंट्री, क्या एक इसके बाद यूरोप महाद्वीप में अगर आप आओगे तो इसके बाद यूरोप महाद्वीप में देश आ जाएंगे जिनको हम कहते हैं नार्डिक देश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नार्डिक देश। अब नार्डिक देश क्या, याद रखना, जैसे नॉर्वे है, जैसे स्वीडन है, जैसे फिनलैंड है,
जैसे डेनमार्क है। इन चारों देशों को हमने क्या नाम दिया था, बताओ, कमेंट करो एक बार जरा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इन चार देशों को हमने क्या नाम दिया था? इन चार देशों को हमने स्कैंडिनेवियाई देश नाम दिया था। स्कैंडिनेवियाई देश नाम दिया था। क्या नाम दिया था? स्कैंडिनेवियाई देश नाम दिया था। जबकि जब हम इसमें आइसलैंड को भी शामिल कर लेते हैं, तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेजाविक या रेकजाविक। और रेजाविक के बारे में क्या बताया था? विश्व की उत्तरतम राजधानी बताया था। मतलब इसके बाद उत्तर में और कोई राजधानी नहीं, विश्व की उत्तरतम राजधानी। तो विश्व की उत्तरतम राजधानी, तो मैंने क्या कहा था, अगर इसको भी शामिल कर लेंगे, आइसलैंड को भी शामिल कर लेंगे, तो इन पांचों देशों को हम लोग नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, इन पांच देशों को हम क्या कहते हैं भैया? पांच देशों को हम लोग याद रखना भैया स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इस बात को याद रखना भैया, ठीक है, अच्छी बात है। जबकि याद रखना भैया यहां पे डेनमार्क को भी शामिल कर लेंगे तो स्कैंडिनेवियाई देश हो जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से याद रखना, ये जो तीन देश है ना, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, अगर इन तीनों देशों की बात की जाए तो आप देखोगे तो इस तरीके से यहां पर एक प्रायद्वीपीय संरचना बने हुए हैं। तो इनको हम लोग, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं, तो स्कैंडिनेवियाई देश चार हो जाएंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। लेकिन स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप जो है, वहां पे कितने देश हो जाएंगे? तो इस प्रायद्वीप पर मुख्य रूप से तीन देश हो जाएंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। याद रखना। जबकि ये जो डेनमार्क है, ये जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। डेनमार्क किस पर भैया? तो डेनमार्क जो है वो जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। याद रखना भैया, इंपोर्टेंट बात क्या है, किस पर स्थित है भैया? तो वो याद रखना भैया, वो जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है भैया? वो जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, याद रखना भैया, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर हमने कहा क्या भैया? नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। और फिनलैंड हो जाएगा, याद रखना भैया, ठीक है। अब बताओ यहां पे कोई दिक्कत भैया? बताओ भैया कि हाँ सर ये बात यहां पे कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब जरा आप ध्यान से देखो, हम अभी ऊपर ही बात कर रहे हैं यूरोप में, यहां पर स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी क्या? स्टॉकहोम है। यहां पर फिनलैंड है, फिनलैंड की राजधानी क्या? यहां पर नीचे होगी हेलसिंकी। देखो ये रखा, मैंने कहा था ना उसकी भाषा में हेलसिंग फोर्स या ऐसे करके लिख देते हैं, सामान्य भाषा में कह रहे हेलसिंकी। इन दोनों के बीच में एक बोथनिया का सागर है और वहां पर एक खाड़ी भी है, गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या? गल्फ ऑफ बोथनिया। तो पूछा जाता है कि बोथनिया की खाड़ी कहां पर है? तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। द गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। तो बोथनिया की खाड़ी कहां पर स्थित है भैया? तो बोथनिया की खाड़ी जो है वो याद रखना भैया स्वीडन और फिनलैंड देश के बीच में हो जाएगी। याद रखना भैया, स्वीडन और फिनलैंड देश के बीच हो जाएगी। इधर स्वीडन, इधर फिनलैंड, इसके बीच में हो जाएगी गल्फ ऑफ बोथनिया। यहां पर आप देखोगे भैया, यहीं पे बोथनिया का सागर भी और ऊपर भी बोथनिया की खाड़ी हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? बताओ कि हाँ सर यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, यहां पे ऊपर तो आपने समझ लिया फिनलैंड है, ऊपर आपने देखा फिनलैंड है, फिनलैंड देश है। फिनलैंड देश के बाद नीचे अगर आप देखो तो बाल्टिक सागर है यहां पे। उस बाल्टिक सागर का एक देश है एस्टोनिया। भाई, जिसका नाम क्या? एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी क्या है? ताल्लिन। तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ फिनलैंड है। फिनलैंड की खाड़ी कहां पर है? तो फिनलैंड की जो खाड़ी है वो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में हो जाएगी। ये एक और एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लीजिए, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में हो जाएगी। और उसके अलावा अगर बात करेंगे गल्फ ऑफ फिनलैंड की जो खाड़ी है वो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में हो जाएगी। बोलो क्लियर है? तो एक बार यस सर लिखो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। यहां पर ये चीजें आपकी समझ में आ गई हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। बोलो भैया। हाँ जी भैया, सभी परीक्षाओं को एकदम महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से एकदम इस क्लास को पढ़िए भैया।
चलो, गुड आफ्टरनून भैया, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हमने कहा भैया कि बोथनिया की खाड़ी कहां पर हो जाएगी, तो बोथनिया की खाड़ी हमने आपको बता दिया भैया, ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड देश के बीच में हो जाएगी, स्वीडन और फिनलैंड देश के बीच में हो जाएगी बोथनिया की खाड़ी। जबकि फिनलैंड की खाड़ी कहां हो जाएगी, तो फिनलैंड की जो खाड़ी हो जाएगी, याद रखना भैया, वो हमारे फिनलैंड और एस्टोनिया देश के बीच में हो जाएगी, वो हमारे फिनलैंड और एस्टोनिया देश के बीच में हो जाएगी। इस बात को याद रखना भैया, अच्छी बात है। एक सेकंड रुकिएगा। चलो आगे बात करेंगे, ध्यान रखना। अब यहां पर चीजों को बहुत ध्यान से यहां पर समझने की कोशिश करिए। हम थोड़ा आगे बात करेंगे तो हमने क्या कहा, यहां पर वो ऊपर फिनलैंड देश है, यहां पर स्वीडन है ना। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे बाल्टिक सी आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। आप अपना मानचित्र पढ़ सकते हो, आपको यहां पे बाल्टिक सागर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां पे बाल्टिक सागर दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरीके से एक ऑक्सफोर्ड आता है, ये इस तरीके से क्या आता है भैया, एक ऑक्सफोर्ड आता है, एक स्कूल एटलस आता है। इस एटलस का मतलब है ऑक्सफोर्ड का। इसमें आपके सब कुछ दिया होता है, यहाँ पे पूरा मानचित्र वगैरह दिया होता है। तो एक बार आप इसको लेकर के पढ़ सकते हो, तो इसमें आपके में सारी जानकारी आपको दी होती है, इसमें सारी जानकारी आपको दी होती है। तो आप एक ऐसा एटलस भी ले सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो भैया, तो आप एक ऐसा एटलस ले सकते हो, याद रखना, ठीक है। चलो, तो हमने क्या कहा, अब यहां पे बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक सागर के लिए कहा जाता है, याद रखना भैया, कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन से हैं। बाल्टिक सागर के लिए कहा जाता है भैया, बाल्टिक सागर के लिए कहा जाता है भैया कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन से, याद रखना भैया। अब बाल्टिक कंट्री के बारे में हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे। अब हम आपको किसके बारे में पढ़ेंगे, तो अब हम आपको यहां पे बाल्टिक कंट्री के बारे में पढ़ाएंगे। चलो, बाल्टिक देश उन देश को कहते हैं जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं, उन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। तो बाल्टिक कंट्री कौन से भैया, द कंट्रीज विच आर सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी आर कॉल्ड बाल्टिक कंट्री। तो बाल्टिक देश किनको हम कहते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे देश जो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग बाल्टिक देश कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, बाल्टिक देश कहते हैं। कौन कौन से देश हैं, मुख्य रूप से 3 देश हैं यहाँ पे। बाल्टिक सागर, ध्यान रखना भैया, यहाँ पे एडबन स्टेट है, गल्फ ऑफ रीगा है, रीगा की खाड़ी भी है, बात करेंगे इसके बारे में। यहां पे 2 देश हैं, एक देश हो जाएगा एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी क्या हो जाएगी, ताल्लिन हो जाएगी। उसके बाद यहां पर एक देश हो जाएगा लाटविया, लाटविया की राजधानी क्या हो जाएगी, रीगा हो जाएगी। लाटविया के बाद यहां पे अगर आप थोड़ा सा नीचे और आओगे, ध्यान रखना, तो यहां पर हो जाएगी लिथुआनिया देश हो जाएगा। लिथुआनिया की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी विल्नियस। क्या हो जाएगी, ध्यान रखना, विल्नियस हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है। तो 3 देश, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ध्यान रखना। तो एस्टोनिया की राजधानी क्या है, ताल्लिन है। एस्टोनिया की राजधानी क्या है, ताल्लिन है। लाटविया की राजधानी क्या, रीगा है। लाटविया की राजधानी रीगा है। लिथुआनिया की राजधानी क्या, विल्नियस है। लिथुआनिया की राजधानी क्या है, विल्नियस है, याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ भैया, कोई दिक्कत बताओ यहां पे भैया, ठीक है, अच्छी बात। अब थोड़ा सा आपको यहां पे विश्व का मानचित्र समझने की जरूरत है। मैं एक काम कर लेता हूं, यहां पर मैं एक आपको विश्व का मानचित्र अपने लिए रख ले रहा हूं, ताकि मुझे बार बार पीछे ना बढ़ना पड़ेगा ना। मैं ये देख रहा हूं मेरे पास यहां पे विश्व का मानचित्र है, होना तो चाहिए। ज्योग्राफी इमेज, ज्योग्राफी इमेज में पूरी दुनिया का कोई झंझट है। हाँ, ये रहा यूरोप महाद्वीप। इसको मैं यहां पे कर ले रहा हूं ताकि आपको तुरंत दिखा दिया करूंगा, ताकि मैं आपको तुरंत यहां पे दिखा दिया करूंगा। अब सही है ना। अब आप यहां पे देखो बहुत ध्यान से, अब आप यहां पे बहुत ध्यान से देखो। हमने भी आपको बताया बाल्टिक सी, हमने आपको बता दिया, एस्टोनिया के बारे में बता दिया, लाटविया के बारे में बता दिया, लिथुआनिया के बारे में बता दिया कि 3 देश बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद हैं।
उसके बाद हमने आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड के बारे में बता दिया, फिनलैंड की खाड़ी के बारे में बता दिया जो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में है। उसके बाद फिर हमने आपको स्वीडन और फिनलैंड के बारे में बताया जिसमें बोथनिया की खाड़ी इन दोनों के बीच में मौजूद है। उसके बाद हमने आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बारे में बता दिया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बाद फिर हमने आपको यहाँ पर आइसलैंड के बारे में बता दिया, यहाँ पे आइसलैंड के बारे में बता दिया जिसकी राजधानी रेकजाविक है, इसके बारे में बताया। हमने आपको यहाँ पर नीचे डेनमार्क के बारे में पढ़ा दिया जो जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। अब अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो जो डेनमार्क और जर्मनी है ना, डेनमार्क इसको इसके नीचे क्या दिया, डेनमार्क, और इसके डेनमार्क के नीचे क्या दिया, जर्मनी है। ध्यान रखना डेनमार्क और क्या हो जाएगा ये उसके नीचे जर्मनी हो जाएगी। ध्यान रखना भैया, तो यहां पे डेनमार्क और जर्मनी ने अपने यहां पे ध्यान रखना सम्मिलित रूप से मिलकर यहां पे एक नहर है भैया, जो नहर बिल्कुल आर पार बनाई है नहर, जिस नहर को हम कहते हैं कील नहर। याद रखना क्या कहती है इस नहर को, तो इस नहर को हम कहते हैं कील नहर। तो कील नहर क्या करती है, इधर बाल्टिक सागर को इधर नॉर्थ सी उत्तर सागर से जोड़ती है। कील नहर क्या करती है, ध्यान रखना, कील नहर बाल्टिक सागर को किससे जोड़ देती है, उत्तर सागर से जोड़ देती। ध्यान रखना, तो इस बात को ध्यान रखना भी है, क्लियर है। तो कील नहर किसको जोड़ती है, तो कील नहर उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो ये एक और पॉइंट आपके लिए यहां पर बन जाएगा कि भाई जो कील नहर है वो कील नहर क्या करती है भैया, तो कील नहर याद रखना भैया, कील नहर जो जर्मनी वाले हिस्से में आती है उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तर सागर को किससे जोड़ती है भैया, बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर स्थिति पूछी जाए भूआकृतिक दृष्टि से, मतलब भूमि की दृष्टि से, तो जर्मनी वाले हिस्से में। तो कील नहर उत्तर सागर को किससे जोड़ती है, बाल्टिक सागर को जोड़ती है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना भैया, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, अब देश आ जाएगा, उसके बगल में देश आ जाएगा पोलैंड। इसके बगल में देश क्या हो जाएगा, पोलैंड, लिथुआनिया के पास में। इट्स कैपिटल वॉर्सो विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विस्टुला रिवर। इसकी जो राजधानी है वो वारसा है, जो विस्टुला नदी के तट पर स्थित है। इंपोर्टेंट बात क्या है, इसकी राजधानी क्या है, वारसा है जो विस्टुला नदी के तट पर है। अब ये पूछा गया सवाल है कि भाई इसकी राजधानी जो वारसा है वो कौन सी नदी के तट पर है भैया, तो वो इसकी नदी के तट पर है। कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखना भी है, ठीक है। जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। आप द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ोगे हमसे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आप पढ़ोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण यह था कि जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर किया गया आक्रमण, वो इसका मुख्य कारण था, ठीक है। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ओडर नदी क्या करती है भैया, ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यहां पर ये क्या भी है, यहां पर ये हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, पोलैंड, और यहां पर क्या हो जाएगा, लिथुआनिया देश हो जाएगा, लिथुआनिया के बाद लाटविया देश हो जाएगा, लाटविया के बाद एस्टोनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया तो हो जाएंगे हमारे कौन से भैया, बाल्टिक सागर के देश। लेकिन लिथुआनिया के जस्ट बगल में नीचे क्या हो जाएगा, लिथुआनिया के जस्ट बगल में ध्यान रखना भी है, यहां पर क्षेत्र हो जाएगा कौन सा, पोलैंड का हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, पोलैंड का हो जाएगा। और पोलैंड के बगल में देश कौन सा बचा है, जर्मनी बचा है। पोलैंड के जस्ट बगल में देश कौन सा बचा है भैया, जर्मनी बचा है। और यहीं पर ध्यान रखना एक नदी बहती है जिसका नाम क्या भैया, वारसा, जो विस्टुला, मतलब विस्टुला नदी यहां पर बहती है और उस विस्टुला नदी के तट पर बसा हुआ वारसा शहर, ठीक है, याद हो जाएगा, अच्छी बात है। तो जर्मनी ने 1939 में क्या कर दिया था, जर्मनी ने 1939 में इसी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बात करेंगे। तो हमने कहा भी जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। जर्मनी और पोलैंड के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है ओडर नदी। कौन सी नदी है, ओडर नदी। अगर आप यहां पे थोड़ा सा मानचित्र में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये लिखा है ओडर नदी। ओडर नदी क्या होगी, जर्मनी और पोलैंड के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, याद रखना भी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल देख सकते हैं भाई, फिजा खान जी क्लास को बहुत ध्यान से देखिए, रेशमी कुमारी जी ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, पूरे यूरोप महाद्वीप का अध्ययन आपको करा रहा हूं, जानकारी आपको बहुत जबरदस्त मिलेगी, तो क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखना, अच्छी बात है। याद रखना पोलैंड और लिथुआनिया, पोलैंड हमने बता दिया, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में कालिनग्राड शहर है जो बाल्टिक सागर के तट पर है, लेकिन इस पर रूस का अधिकार है। एक अलग से स्पेशल शहर है, ध्यान रखना, कालिनग्राड। कालिनग्राड एक अलग से शहर है, यहाँ पे छोटा सा, जो भी हर एक यहां पर हो जाएगा, जो बाल्टिक सागर के तट पर हो जाएगा, याद रखना। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां पर किसका अधिकार है, रूस का अधिकार है। किसका अधिकार है, रूस का। आप सोचो, पूरे यूरोप के बारे में अध्ययन आपको करा रहा हूं और आप पूछ रहे हो कि ये किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
चपरासी से लेकर के आईएएस की परीक्षा तक अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो ये क्लास उसके लिए महत्वपूर्ण है। चपरासी का पेपर दे रहे हो वहां भी ये जरूरी है, वहां भी फैक्ट पूछा जाएगा। आईएएस की परीक्षा दे रहे हो वहां पर भी ये जानकारी बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये लिथुआनिया के नीचे पोलैंड भी छोटा सा क्षेत्र है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इसको क्षेत्र को कहते हैं कालिनग्राड क्षेत्र कहते हैं, जिस पर रसिया का अधिकार है। कालिनग्राड तो कालिनग्राड क्षेत्र पर किसका अधिकार है? रूस का अधिकार है। यहां पर याद रखना किसका अधिकार है? रूस का अधिकार है। नोट कर लीजिएगा। तो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में कालिनग्राड शहर है जो बाल्टिक सागर के तट पर है, लेकिन इस पर रूस का अधिकार है। लेकिन क्या हो जाएगा भैया? इस पर रूस का अधिकार हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं पोलैंड से इधर आ जाते हैं जर्मनी को लेकर के। पोलैंड से इधर किधर आ जाते हैं? तो पोलैंड के बाद हम आ जाएंगे इधर सरक आएंगे जर्मनी, क्योंकि रूस का अपना एक बड़ा इतिहास है, रूस के बारे में पढ़ेंगे। इधर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, कालिनग्राड, पोलैंड, जूट प्रायद्वीप, यहाँ पे कील नहर, नॉर्थ सी उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, फिनलैंड की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, और यहाँ पे इन सबको पढ़ते 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 हम किधर आ गए? हम जर्मनी पर आगे। किधर आगे? जर्मनी पर आगे ध्यान रखना। तो हम थोड़ा सा जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे जर्मनी के बारे में। तो सबसे पहली बात याद रखना, जर्मनी के बारे में बात करेंगे। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो राजधानी हो जाएगी बर्लिन। राजधानी क्या हो जाएगी जर्मनी की? तो जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन हो जाएगी। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन हो जाएगी। ध्यान रखना, जो स्प्री नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? स्त्री नहीं, स्प्री नदी के तट पर स्थित है। तो जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन, और बर्लिन यहां पर जो ध्यान रखना, यहां पर एक नदी बहती है स्प्री, उस स्प्री नदी के तट पर है। उस स्प्री नदी के तट पर स्थित है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी का तानाशाह हुआ था, आपको पता है, हिटलर। जर्मनी का सबसे व्यस्त बंदरगाह हेम्सबर्ग बंदरगाह, जो एल्ब नदी के तट पर स्थित, जो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? एल्ब नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखना, हेम्सबर्ग बंदरगाह है जो एल्ब नदी के तट पर स्थित है। इस बात को याद रखना भी है। ठीक है, चलिए अगर आप यहां पर देखो, बर्लिन से थोड़ा नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे ग्रीन तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, एल्ब आपको दिखाई दे रहा है। ये एल्ब नदी है। उस एल्ब नदी के ऊपर इसके उत्तरी भाग में अगर आप देखोगे तो हेम्सबर्ग या हिम्सबर्ग ऐसे कहते हैं इसको, हेमबर्ग बंदरगाह। ये कौन सा बंदरगाह है? तो बंदरगाह हेमबर्ग बंदरगाह। याद रखना, जितना भी इधर बाल्टिक सागर है, इधर इतना बाल्टिक सागर है, इधर आपका इसका उत्तर सागर है, इनमें बड़ा बहुत तगड़ा व्यापार होता है। सारा व्यापार का केंद्र होता है ये हेमबर्ग बंदरगाह। और हेमबर्ग बंदरगाह तक लोग चले जाते हैं एल्ब नदी के सहारे, एल्ब नदी के किनारे। याद रखना, कौन सी नदी के किनारे? एल्ब नदी के किनारे। ठीक है भैया, तो याद रखना, नोट करेंगे कि जर्मनी का स्टुटगार्ड क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। स्टुटगार्ड क्षेत्र ध्यान रखना, कौन सा भैया? स्टुटगार्ड। तो जर्मनी का एक शहर है, क्षेत्र है स्टुटगार्ड, और जो स्टुटगार्ड है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। और ये डेन्यूब नदी जहां पर जर्मनी में आप देखोगे तो नीचे ये डेन्यूब नदी बह के जा रही है। इस डेन्यूब नदी के किनारे आप यहां पे देखोगे तो स्टुटगार्ड शहर आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा शहर आपको दिखाई दे रहा है? आपको स्टुटगार्ड शहर दिखाई दे रहा है, याद रखना। और ये जो स्टुटगार्ड शहर है वो ऑटोमोबाइल के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल के लिए पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते ममता मिश्रा जी, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का, आप सभी भाई बहनों का, मेरे प्यारे दोस्तों का, आप सभी का स्वागत है। ठीक है भैया, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है जो स्प्री नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का सबसे व्यस्त बंदरगाह हेम्बर्ग बंदरगाह जो एल्ब नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का स्टुटगार्ड ऑटोमोबाइल के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, इस बात को याद रखना भैया। ठीक है, दूसरी बात, यहीं पर 1907 में स्टुटगार्ड में, याद रखना, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की बैठक में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का झंडा फहराया तथा इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। सी इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो मदर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को 1907 में देश का अपना तो झंडा कोई था नहीं भैया, क्योंकि देश स्वतंत्र नहीं था। देश पे अंग्रेजों का अधिकार था। तो अंग्रेजों ने यहां पे एक मीटिंग हुई थी
स्टुटगार्ड में। और वहां पे वो अंग्रेजों ने भारत का जो रिप्रेजेंट किया वो ब्रिटिश झंडे के तहत किया, इंडिविजुअल भारत के लिए नहीं था। तो मैडम भीकाजी कामा ने यहाँ पे झंडा फहराया था भारत का, जो आज के झंडे से कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, अलग था, तो उसको फहराया था। तो इसलिए इनको उपाधि दी गई भैया, मैडम भीकाजी कामा को क्या कह दिया गया भैया, भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा गया, भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा गया मैडम भीकाजी कामा को, मैडम भीकाजी कामा को याद रखना। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। याद रखना कोलोन क्षेत्र मर्सिडीज और ऑडी गाड़ी तथा मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि जो ऑडी गाड़ी बड़ी महंगी गाड़ी आती है ऑडी, और जो मर्सिडीज है वो बड़ी महंगी गाड़ी आती है, याद रखना। तो ये जो मर्सिडीज और ऑडी गाड़ी है ये कोलोन क्षेत्र पर है, जर्मनी के कोलोन क्षेत्र पर स्थित है, जर्मनी के कोलोन क्षेत्र। अब कोलोन क्षेत्र क्या है, यहाँ पे कोलोन पर्वत है, कोलोन पर्वत है, और वहां पे जो जर्मनी का कोलोन पर्वत है वहीं पर ये स्थित है, याद रखना, वहीं पर ये स्थित है, याद रखना। कौन सी नदी के किनारे, राइन नदी वाले क्षेत्र में। यहां पे अगर आप देखोगे तो कोलोन क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जर्मनी का, राइन नदी के किनारे, तो यही कोलोन क्षेत्र पर यहाँ पे कोलोन पर्वत श्रृंखला है, और वहीं पर याद रखना भैया मर्सिडीज और ऑडी गाड़ी का मोटर वाहन यहां पर स्थित है, इस बात को याद रखना भैया। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। चलो आगे चले भैया, आगे चले भैया। अच्छा याद रखना, यहीं पर भी मैं आपको आगे ही पढ़ाऊंगा। यहीं पे जो मर्सिडीज है ऑडी गाड़ी है जर्मनी की, याद रखना। यहीं पर एक और बड़ी फेमस गाड़ी है मर्सिडीज ऑडी का, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू गाड़ी है। अब आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको देखो बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू की फुल फॉर्म पता है आपको, पता और किसी को पता हो तो। अब बीएमडब्ल्यू गाड़ी का ही नहीं सपना देखा है तो फिर बीएमडब्ल्यू की फुल फॉर्म याद करके क्या करोगे, थोड़ा सपना भी बड़ा देखा करो। बड़ी ऊंची गाड़ियों का सपना देखोगे, मैं ऊंची गाड़ी लूंगा, ऊंची गाड़ियों के बारे में जानकारी लो, कौन कितनी कीमत की आती है, किसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कौन किस देश की गाड़ी है, माइलेज क्या है, इंजन कितनी पावर का है, कितनी सीट है, 5 सीटर है, 7 सीटर है, सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, कितनी क्षमता है, सारी चीजों के बारे में जानो। ये जानकारी आपके अंदर उत्कंठा जागृत होगी, आपके अंदर किसी भी चीज के बारे में जानकारी। जब हम किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं तो हम उस चीज को पा लेते हैं, पता नहीं होता, जब किसी के बारे में कोई चीज हमको पानी हो तो हम उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो। तो बस, तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी शुरू किया करो। तो बीएमडब्ल्यू का पूरा रूप हो जाएगा बावेरिया मोटर वर्क्स। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि बावेरिया क्षेत्र है जर्मनी में ही, बावेरिया पर्वत है, कोलोन पर्वत श्रृंखला है, वहां पे कोलोन क्षेत्र या कोलोन कह लीजिए शहर, तो उस कोलोन क्षेत्र के ऊपर ही थोड़ा सा वहीं पे बावेरिया पर्वत है। और बावेरिया पर्वत पे सबसे पहले मोटर संयंत्र कारखाना लगा था हिटलर के जमाने में। किसके जमाने में, हिटलर के जमाने में, जिसको बावेरिया मोटर वर्क्स कहा गया, बीएमडब्ल्यू जिसको आज कहते हैं। ठीक है भैया, तो मर्सिडीज और ऑडी और बीएमडब्ल्यू गाड़ी सब जर्मनी की है। तो मर्सिडीज और ऑडी गाड़ियां वो कौन से क्षेत्र में, कोलोन क्षेत्र में होती है, कोलोन क्षेत्र में बनती है, याद रखना भैया। ठीक है, आगे बात करेंगे। राइन नदी आपको पता है, राइन नदी बड़ी फेमस है, याद रखना भैया, जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है, तथा राइन की सहायक नदी है रूर नदी, रूर नदी, जिसकी घाटी विश्व का सर्वाधिक कोयला भंडार है, जिसकी घाटी में सर्वाधिक कोयला भंडार है, विश्व का सर्वाधिक कोयला भंडार है, ध्यान रखना भैया। तो राइन नदी जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है। राइन की सहायक नदी है रूर नदी, जिसकी घाटी में विश्व का सर्वाधिक कोयला भंडार स्थित है, इस बात को याद रखना भैया। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, अच्छी बात है। तो हमने कहा कि भैया राइन की सहायक नदी है रूर नदी, रूर की घाटी में पूरी दुनिया का सर्वाधिक कोयला भंडार है। तो ये जो रूर की घाटी है उस क्षेत्र को रूर प्रदेश कहते हैं, और रूर प्रदेश कहते हैं। तो पूरी दुनिया में सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पर, ध्यान रखना, तो पूरी दुनिया का सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पर हो जाएगा, रूर प्रदेश में हो जाएगा। इसकी तुलना भारत से की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पर है, तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड वाले क्षेत्र में हो जाएगा, आपको पता है। तो झारखंड को याद रखना भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। झारखंड को क्या कहते हैं, तो झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। झारखंड को क्या कहते हैं, ये भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, याद रखना भैया। झारखंड में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी।
तो दामोदर नदी आपने सुना होगा, डीएमसी दामोदर वैली डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो दामोदर नदी की घाटी में कोयले का भंडार पाया जाता है, इसलिए इस दामोदर नदी को भारत की रूर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भारत की रूर नदी कहते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी को क्या कहते हैं भैया? भारत की रूर नदी कहते हैं, याद रखना, भारत की रूर नदी कहते हैं। तो राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है तथा इसे जर्मनी की जीवन रेखा कहते हैं। द राइन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन एंड इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ जर्मनी। राइन नदी को क्या कहते हैं? तो राइन नदी ऊपर से निकलती हुई है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो जर्मनी की, इसको जीवन रेखा कहते हैं। जर्मनी को क्या कहते हैं भैया? जीवन रेखा कहते हैं। बताओ भैया क्या कहते हैं भैया इसको जर्मनी की? तो इसको जर्मनी की जीवन रेखा कहते हैं, याद रखना भैया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? चलो ठीक है। तो राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है तथा इसे जर्मनी की जीवन रेखा कहते हैं। आप में से मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कैसे पर्वत का उदाहरण है? ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, यह एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। यह एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, जर्मनी में भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखना। और जो बीएमडब्ल्यू हमने आपको बताया था, बीएमडब्ल्यू बावेरिया मोटर वर्क्स, तो जो बावेरिया क्षेत्र है, ध्यान रखना, वो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। टूट फूट गया, वो अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। कैसे पर्वत का उदाहरण है? वो रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण हो जाएगा, याद रखना भी। क्या हुआ जी इसमें? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए भैया आगे बात करेंगे। अगला पंडा मैंने आपको बताया, हिटलर ने बावेरिया पर्वत पर मोटर संयंत्र का कारखाना लगाया, जिसे बावेरिया मोटर्स बीएमडब्ल्यू कहते हैं। तो बावेरिया क्या, ध्यान रखना भैया, बावेरिया पर्वत जो है वो आज रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। आज रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है, याद रखना भैया। आज क्या हो जाएगा? आज रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण हो जाएगा बावेरिया। रूर तथा सार क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी में दो क्षेत्र है, रूर क्षेत्र तथा सार क्षेत्र, कोयला भंडार के लिए फेमस है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी को पूरी तरीके से बहुत ज्यादा वर्साई की संधि के बाद अपमानित किया गया था, तो इसके सार क्षेत्र पर ही फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। फ्रांस ने अधिकार कर लिया था इसके सार क्षेत्र पर, रूर और सार क्षेत्र पर ध्यान रखना। तो रूर और सार क्षेत्र किसके लिए फेमस है भैया? कोयला भंडार के लिए यहां पर फेमस हो जाएंगे, याद रखना भैया। ठीक है, चलो। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, मैंने यहां पर लिख रखा है, ध्यान रखना। जर्मनी का उत्तरी सागर तट डोगर बैंक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डोगर बैंक के नाम से जाना जाता है। जर्मनी का जो उत्तरी तट है, ध्यान रखना, वो डोगर बैंक के नाम से जाना जाता है। डोंगर नहीं होगा, डोगर बैंक, दो ऐसे जो लिखते हैं ऐसे करके, डोगर बैंक। डोगर बैंक के नाम से जाना जाता है। जर्मनी का ये जो उत्तरी सागर तट है, उत्तरी सागर तट मतलब ये नॉर्थ सी है, उत्तर सागर है, इसका ये जो उत्तर सागर तट है, जर्मनी का जो उत्तर सागर तट है, ये वाला, इस तट को हम किसके नाम से जानते हैं? इस तट को हम लोग डोगर बैंक के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पे याद रखना भैया, इस डोगर बैंक में मछली पालन का प्रमुख केंद्र है, बहुत ज्यादा। संसार के मुख्य केंद्रों में इसकी गिनती होती है। ठीक है, संसार के मुख्य केंद्रों में इसकी गिनती होती है डोगर बैंक की। तो जर्मनी का उत्तरी सागर तट डोगर बैंक के नाम से जाना जाता है, जो मछली पालन का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। तो नॉर्थ सी कोस्ट ऑफ जर्मनी इज नोन एज डोगर बैंक विच इज सेंटर ऑफ फिश फार्मिंग। तो जर्मनी का उत्तरी सागर तट है, डोगर बैंक के नाम से जाना जाता है, मछली पालन का प्रमुख केंद्र हो जाएगा, मछली पालन का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। डैन्यूब रिवर इज द रिवर फ्लोइंग थ्रू मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। डैन्यूब नदी विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी है। डैन्यूब नदी विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी है, और डैन्यूब नदी जर्मनी से भी जाती है, जिसके तट पे यहाँ पे स्टुटगार्ट शहर भी है, जहां पे 1907 में और मैडम भीकाजी कामा ने भारत का झंडा भी फहराया था। तो डैन्यूब नदी कहां पर भैया? तो डैन्यूब नदी जो याद रखना, विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी है। अगर आप थोड़ा सा जब विश्व के मानचित्र का अध्ययन करोगे, विश्व के मानचित्र का जब आप अध्ययन करोगे, तो डैन्यूब नदी यहाँ पे ये आपका जर्मनी तो है ही है, लेकिन यहां से लगभग ये आप देखोगे तो बेल्जियम वाले क्षेत्र से, बेल्जियम, जर्मनी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन वगैरह होते हुए यहाँ पे बाद में जाकर के गिर जाती है। तो लगभग अगर आप देख लो तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, लगभग छोटे बड़े को मिला दिया तो 10 देशों के आसपास डैन्यूब नदी लगभग, अगर आप यहाँ पे पॉइंट एक नोट भी कर लो कि भाई कितने देशों से लगभग बहती है, तो लगभग आप मान के लीजिए 10 देशों से बहती है। 10 देशों से बहती है। कितने देशों से बहती है भैया? 10 देशों से बहती है, याद रखना भी। तो डैन्यूब नदी विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी हो जाएगी, इस बात को याद रखना भी है। ठीक है, आगे चलेंगे। रूर के कुस्क शहर पर ठंड से प्रभावित हुई थी हिटलर की सेना। आपने पता हिटलर ने अपनी सेना को कहां भेज दिया था? और रूस पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। तो रूस का जो कुस्क शहर है, कुस्क शहर को आदर्श और कुस्क शहर बोलते हैं इसको। कुस्क शहर में ठंड से प्रभावित हुई थी जब जर्मनी अपना जो रूस की तरफ बढ़ा था। तो इस पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा, कौन सा क्षेत्र है वो कुस्क शहर। प्राचीन जर्मनी में बर्लिन की दीवार थी जिसे 1992-91 में तोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। बर्लिन की दीवार हुआ करती थी। क्या? बर्लिन की दीवार हुआ करती थी, जिसको याद रखना भैया तोड़ दिया गया था। हिटलर की प्रेमिका का नाम था इवा ब्राउन थी, जिससे हिटलर ने वादा किया था कि पूरी दुनिया जीतूंगा तब तुझसे विवाह करूंगा। अक्सर करके लड़के लड़कियों से ऐसे ही वादे करते हैं, जब मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा तब तुमसे शादी कर लूंगा। ना आईएएस में सिलेक्शन होने वाला, ना शादी होने वाली। कुछ दिन के बाद बेचारा उसके पापा कहीं और शादी कर देंगे, तुम कहीं ठेले की दुकान लगा रहे होंगे। ये वास्तविकता है अक्सर करके। अब बहुत सारी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो सर, ये बात आपको शोभा नहीं देती। सबके जीवन में ये घट रहा होता है, आपके जीवन में क्या नहीं घट रहा होता। अब मेरी तरह शादीवादी होगी, बातें क्या लगे भाई, मैं तो फ्री हो गया शादीवादी होके, एक देवी के स्वरूप में माँ लक्ष्मी स्वरूपा एक बेटी भी है हमारी। तो मैं तो खैर दूर हूं, क्योंकि जब जवान थे हम तो बहुत अच्छा पढ़ाता था मैं तो। ठीक है, तो हिटलर ने अपनी प्रेम का इवा ब्राउन से वादा किया था भी आगे मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा, तो तब तो उससे विवाह करूंगा। ना पूरी दुनिया जीतेगी ना विवाह होगा, हमारा गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ की बस ऐसे ही चल रहा है भाई साहब, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार यस सर लिखो कि हाँ सर, तभी चीजें समझ में आएगी। बताओ भैया, चलो कि हाँ अनुपम सर यहां पे चीजें समझ में आ रही है, तभी तो आगे चाहिए। इतनी नई नई सारी चीजें मैं करा रहा हूं आपको, तो सारी चीज आपकी समझ में आनी चाहिए। चलो, तो अब तक हमने इधर पूरा सिलटा लिया, अपना सिलटा लिया मतलब गांव की भाषा हुई, तो समझा दिया, पोलैंड वगैरह जर्मनी वगैरह। इधर चलिए आइए थोड़ा सा, अब आ जाइए आप यहाँ पे आ जाइए नीदरलैंड देश पर आ जाइए। नीदरलैंड देश पर आ जाइए, ध्यान रखना क्या नीदरलैंड। नीदरलैंड के नीचे पड़ जाता है, ध्यान रखना बेल्जियम देश पड़ जाता है, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे लग्जमबर्ग शहर हो जाएगा। लग्जमबर्ग शहर, लग्जमबर्ग देश है जिसकी राजधानी लग्जमबर्ग शहर है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगी। अब इन तीनों छोटे देश हैं, इन तीनों छोटे देशों को पढ़ेंगे जिनको हम लोग लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप, निम्न भूमि का देश कहते हैं। मतलब अन्य धरातल की तरह इनकी भूमि निम्न है, निम्न भूमि के देश हैं। एक ऊंचे क्षेत्र में बसाओ, एक नीचे क्षेत्र में बसाओ, इस तरीके से। तो लो लैंड कंट्री, द ग्राउंड इज लोकेटेड बिलो एंड द प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग परसिस्ट हियर। निम्न भूमि के देश धरातल से नीचे स्थित होते हैं। खुल जा भाई, धरातल से नीचे स्थित हैं और यहां बाढ़ की समस्या बनी रहती है। यहां पर क्या होता है? यहां पर बाढ़ की समस्या बनी होती है, याद रखना भी है। ठीक है, अच्छी बात है। कौन कौन देश है? बेल्जियम, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगी? यहां पर नाटो का मुख्यालय, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक महासागर संधि। नाटो के बारे में अलग से पढ़ाएंगे, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। अब एक सीरीज में भी आपके लिए शुरू करूंगा, जिस सीरीज में जितने भी हमारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उन सभी अंतरराष्ट्रीय संगठन को मैं आपको कराऊंगा, उन सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों को आपको कराऊंगा। ठीक है भैया, उन सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों को कराऊंगा। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रुसेल्स हो जाएगी। ब्रुसेल्स में क्या हो जाएगा? नाटो का मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय हो जाएगा। इट इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप, इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। किसको भैया? बेल्जियम को क्या कहते हैं? तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। कॉकपिट समझते हो ना, जो चॉपर होता है, जो एरोप्लेन होता है, तो जहां पर पायलट बैठा होता है, जहां पे पायलट बैठा होता है, उस जगह को कॉकपिट कहते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं? कॉकपिट कहते हैं। तो ये यूरोप के नक्शे में अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से दिखाई देता है।
तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कह देते हैं, ध्यान रखना। इट इज कॉल्ड द एरेना ऑफ यूरोप, इसे यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया, इसे यूरोप का अखाड़ा कहते हैं, ध्यान रखना भैया, इसे क्या कहते हैं, यूरोप का अखाड़ा भी कहते हैं। एक चीज आपको याद हो तो 1815 का अगर आपको याद हो, जब नेपोलियन बोनापार्ट को निर्वासन दे दिया था फ्रांस से, फ्रांस का सम्राट बना था नेपोलियन बोनापार्ट, तो वाटरलू के युद्ध में हार गया था। तो जो वाटरलू के युद्ध में हार गया था, तो ये वाटरलू का जो मैदान शब्द आता है, ध्यान रखना, तो वाटरलू का मैदान यहीं पर है, वाटरलू का मैदान यहीं पर है बेल्जियम में। तब तो ये देश एडजस्ट नहीं थे, बाद में स्वतंत्र हुए देश, तो तब ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र वाले भी आते थे, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाले जो है, मतलब इस वाले क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो ये इधर फ्रांस वगैरह और जर्मनी वगैरह के क्षेत्र में ही शामिल हुआ करते थे, तब नहीं थे, ध्यान रखना। तो यहीं पर वाटरलू का मैदान था, तो वाटरलू का मैदान में हारा था नेपोलियन बोनापार्ट, तो वाटरलू का मैदान भी यहीं पर है। एंटवर्प इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ डायमंड ट्रेड, एंटवर्प एक क्षेत्र है जहां विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र कौन सा है, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र हो जाएगा एंटवर्प। एंटवर्प जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र, याद रखना, वो कहां पर हो जाएगा, तो एंटवर्प पूरी दुनिया का हीरा व्यापार का केंद्र है, वो यहीं पर बेल्जियम में हो जाएगा, वो यहीं पर बेल्जियम में हो जाएगा, याद रखना। तो कहां पर हो जाएगा, बेल्जियम में। तो एंटवर्प पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र है, यहीं पर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। द ओल्ड नेम इज हॉलैंड, द कैपिटल इज एम्स्टर्डम, पुराना नाम हॉलैंड है, नीदरलैंड का, राजधानी क्या हो जाएगी, एम्स्टर्डम, किसकी, नीदरलैंड का। तो नीदरलैंड का पुराना नाम क्या, हॉलैंड है, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या, ध्यान रखना, हॉलैंड है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है, ध्यान रखना। यहां के लोगों को कहते हैं डच, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी ना, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से गई थी, हॉलैंड के लोग, नीदरलैंड के लोग। तो जो लो लैंड कंट्री ऑफ है, ध्यान रखना, नीदरलैंड और उधर लग्जमबर्ग और इधर ऊपर जो है बेल्जियम, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक चीज मुझे थोड़ा याद आ गई, भी आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा। अगर आप देखोगे यहां पे, मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं। जैसे अगर आप देखो यहां पे, तो यहां पे हमने एक देश लिखा आपका ये बेल्जियम, बेल्जियम लिखा, ध्यान रखना भैया। उसके अलावा क्या लिखा, नीदरलैंड लिखा, NETHER, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, और नीचे क्या लिखा, लग्जमबर्ग लिखा, LUXE, लग्जमबर्ग, है ना। इन तीनों देश लोलैंड कंट्री है, भारत में, इन्हीं को संयुक्त रूप से बेनेक्स कहते हैं, बेनेक्स, बेनिलेक्स मतलब, है ना। बेनेक्स यानी बी से क्या हो जाएगा, बेल्जियम, न से क्या हो जाएगा, नीदरलैंड, और EX यानी लग्जमबर्ग के लिए होता है। तो कभी ये भी सवाल आपसे पूछा कि बेनेक्स किन देशों को कहते हैं, तो बेनेक्स इन्हीं को कहते हैं, ध्यान रखना, बेनेक्स इन्हीं को कहते हैं। तो पूरी दुनिया में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प कहां पर है, बेल्जियम हो जाएगा। नीदरलैंड का पुराना नाम हो जाएगा हॉलैंड हो जाएगा, राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगी। नीदरलैंड का शहर है द हेग शहर, वहीं पर ICJ का मुख्यालय, ICJ का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर भैया, द हेग, नीदरलैंड में, ध्यान रखना। यहां पे 15 जज बैठते हैं, 15 जज बैठते हैं, पूरी दुनिया का नियम कानून यहीं से चलता है। भारत की तरफ से आपको पता है सबसे पहले व्यक्ति जो ICJ में गए थे, कौन, मुझे कमेंट करके बताएगा, आप में से कौन मुझे कमेंट करके बताएगा कि प्रथम भारतीय जो ICJ में जाकर के चीफ जज बने थे, मतलब जज बने थे, कौन मुझे बता सकता है। आप में से जो भी बताएगा मैं कमेंट एक बार देखूंगा, बताओ। तो द हेग शहर में ICJ का मुख्यालय होता है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह यहीं पर स्थित है, नीदरलैंड में ही है, और रॉटरडम बंदरगाह बड़ा मुख्य बंदरगाह है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह, जो यहीं पर हो जाएगा, जो यहीं पर हो जाएगा, याद रखना भैया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया अभी तक भैया कि ICJ में प्रथम भारतीय व्यक्ति जज बन के कौन गए थे। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जो ICJ में जज बन के गए थे, बताओ भैया। जबकि कई बार पढ़ा चुका हूं ये मैं, आप में से बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग एग्जाम्स की मुझसे तैयारी कर रहे हो, टेट एग्जाम वाले जो पढ़ रहे होंगे इस क्लास में, उनको भी मैंने खूब पढ़ा है, लेकिन अफसोस पढ़े कौन है। नाम सुना था ना BN राव साहब का, BN राव, संविधान का पहला ड्राफ्ट बनाया था, संविधान के सलाहकार इन्हीं को बनाया गया था,
याद आ रहा है? बेनेगल नरसिंह राव। तो फरवरी 1952 में आईसीजे में बनने वाले जज पहले व्यक्ति यही थे, बेनेगल नरसिंह राव साहब। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। आगे आ जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड हॉलैंड में कृषि प्रयोजनों के लिए समुद्र के पानी को रोककर उस पर खेती की जाती है। समुद्र के पानी को रोकने के लिए बने गए तटबंधों को डाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको डाइक कहा जाता है। खुल जा भाई। उनको डाइक कहा जाता है और उस भूमि को पोल्डर भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल्डर। समुद्र के पानी को रोक करके उस पर खेती की जाती है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो पानी में डायरेक्ट उगाती हैं और उनको उस तटबंधों को डाइक कहते हैं और उस भूमि को क्या कहते हैं? पोल्डर भूमि कहते हैं। उस भूमि को क्या कहते हैं भैया? उस भूमि को क्या कहते हैं? पोल्डर भूमि कह देते हैं। उस भूमि को क्या कहते हैं भैया? तो उस भूमि को पोल्डर भूमि कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? उस भूमि को पोल्डर भूमि कहते हैं। याद रखना, कोई दिक्कत? अच्छी बात है, आगे चलेंगे। अब आ जाओ लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग सिटी, राजधानी लग्जमबर्ग की राजधानी क्या? लग्जमबर्ग सिटी है। यूरोपीय संसद यहीं पर मौजूद है। हियर इज द यूरोपियन पार्लियामेंट। महत्वपूर्ण सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। यूरोपीय संसद कहां पर है? तो यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी में हो जाएगी। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी में हो जाएगी। इस बात को याद रखना भैया। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड आफ्टरनून भैया, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग रेखा कुमारी जी, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अगला सवाल। अब लग्जमबर्ग के बाद अब हम आ जाएंगे फ्रांस पर। आ जाएंगे किस पर? आ जाएंगे फ्रांस पे। तो यहां पे पूरा ये हो गया फिनिश, इस साइड वाला पूरा। अब आ जाओ इधर फ्रांस पे आ जाओ। ठीक है, अब फ्रांस पे आएंगे। बहुत पूरा यूरोप का अध्ययन आज की क्लास में आपको करना है पूरा विधिवत तरीके से। फ्रांस में देखेंगे, इट इज कैपिटल इज पेरिस, यानी फ्रांस की जो राजधानी, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर। इसकी राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। जो सीन नदी के तट पर स्थित है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी सीन है। इसकी राजधानी मतलब पेरिस है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। याद रखना, कहां पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। याद रखना। पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है, इसे फैशन नगरी भी कहते हैं। पेरिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फैशन सिटी। पेरिस को विश्व का क्या माना जाता है? तो पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है और इसे फैशन नगरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? इसे फैशन नगरी भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? इसे फैशन नगरी भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? इसे मिनी यूरोप कहते हैं फ्रांस को। इसे किसानों का देश कहते हैं। किसानों का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से किसान सारी चीजें, जितना भी खाद्यान्न है वो आत्मनिर्भर है, बहुत अच्छी खेती बाड़ी यहां पर होती है। इसे समुद्रों की रानी कहते हैं, समुद्र इसके चारों। और मिनी यूरोप क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रांस में, यूरोप में कुल जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, यूरोप के जो मुख्य रूप से देश हैं, जर्मनी है, उधर नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, सब हमने पढ़ा, उधर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उधर पढ़ते डेनमार्क वगैरह पढ़ते, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, जितने भी देश अब तक हमने पढ़े, सभी देशों की भाषा बोलने वाले लोग, सभी लोग फ्रांस में आपको मौजूद होंगे। फ्रांस में सभी लोग आपको यहां पर मिल जाएंगे। वीना कुमारी जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। तो फ्रांस में आपको सभी देशों के लोग यहां पर मिल जाएंगे। तो इसलिए हम लोग फ्रांस को क्या कहते हैं भैया? इसलिए हम इसको मिनी यूरोप कह देते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिनी यूरोप कह देते हैं। इसे किसानों का देश भी कहते हैं, समुद्रों की रानी भी कह देते हैं। किसको भैया? फ्रांस को। अच्छी बात है। दूसरी बात ध्यान रखना, अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइन इज मेड फ्रॉम दी वोर्डी ग्रेप्स। वोर्डी शहर अंगूर से विशेष प्रकार की शराब शैंपेन बनाई जाती है। शैंपेन खोली जाती है ना, ऐसे ढक्कन जो खोल दिया जाता है, तो शैंपेन की जो शराब है ना, रखना, शैंपेन की जो शहर है वो यहां पे फ्रांस का एक शहर है वोर्डी शहर। तो फ्रांस के वोर्डी शहर में अंगूर से विशेष प्रकार की शराब बनाई जाती है जिसको शैंपेन की शराब कहते हैं। वो जो शैंपेन की शराब है, ध्यान रखना, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, कहते हैं शराब शरीर के लिए लाभदायक भी होती है, हानिकारक भी होती है। वो जो शराब है जो प्रॉपर तरीके से फ्रूट्स वगैरह से बनाई जाती है, वो शरीर के डाइजेशन के लिए और बहुत सारी चीजों के हेल्पफुल होती है। लेकिन ये शराब नहीं, जो सस्ती 500-600 रुपए की शराब आपको मिलती है, जो लोग पीते हैं घर में बैठ के, वो बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये शराब टोटली केमिकल वाली, अल्कोहल वाली बनी हुई है। ये जो महंगी महंगी शैंपेन बन के आती है, महंगी महंगी वाइन जो आती है, वो 8-8, 10-10 हजार की बोतल, 15-15 हजार की बोतल, 50-50 हजार की बोतल, 1-1 लाख रुपए की बोतल आती है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों, वो एक्चुअल में फ्रूट्स वगैरह से उनको बड़ा
अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, सालों तक उनको दबा दू के रख के तब बनाया जाता है, राइट। हाँ, तो शैंपेन शराब कहां पर बनाई जाती है, तो फ्रांस के वोडी शहर में बनाई जाती है, फ्रांस के वोडी शहर में बनाई जाती है, याद रख लीजिएगा। फ्रांस हैज ऑथोरिटी ओवर द आइलैंड ऑफ एल्बा एंड द आइलैंड ऑफ कोर्सिया। एल्बा द्वीप तथा कोर्सिका द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है, इसके नीचे पढ़ेंगे। यहां पर आप देख रहे हो कोर्सिका द्वीप है और कोर्सिका द्वीप के बगल में एल्बा द्वीप हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये कोर्सिका द्वीप पर उसको भेजा था बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट को, नीचे लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट को सबसे पहले एल्बा द्वीप पर कैद किया गया था, बाद में सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था। कोर्सिका के बगल में एल्बा द्वीप पर, वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा गया था। यहां पर क्या भेजा गया था, नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा गया था, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, सारे पॉइंट लिख लीजिएगा। लॉरेन रीजन इज फेमस फॉर आयरन ओर। लॉरेन क्षेत्र लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है। लॉरेन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लॉरेन क्षेत्र याद रखना लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है। लॉरेन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है। द जूरा माउंटेन ऑन द बॉर्डर ऑफ स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। जूरा पर्वत है यहां पे फ्रांस में, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर बनाता है, फ्रांस की सीमा पर, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत, स्विट्जरलैंड यहां पर छोटा सा देश है और यहां पे फ्रांस की सीमा पर क्या हो जाएगा, जूरा पर्वत, जूरा पर्वत ध्यान रखना। बॉर्जेस पर्वत भी यहां पे, बॉर्जेस पर्वत कहां पर है, फ्रांस में हो जाएगा। इतनी चीजों तो याद करते चलो भैया कि कौन सा पर्वत कहां पर है, कौन सा पर्वत कहां पर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ऋचा कुमारी जी गुड आफ्टरनून भैया, और नेहा सिंह गुड आफ्टरनून, स्वागत सभी का, वेलकम है सभी का। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत ध्यान से देखिए, एकदम कंटेंट की क्लास है ये। चलिए आगे बात करेंगे, ध्यान रखना। ऑन द बैंक ऑफ द लॉयर रिवर लाइज द सिटी ऑफ नांटेस विच इज फेमस फॉर द पेपर। लॉयर नदी के तट पर नांटेस शहर बसा हुआ है, लॉयर रिवर के तट पे, है ना। लॉयर नदी के तट पे क्या भी एक तट नदी है यहां पे, ध्यान रखना, जिसका नाम है लॉयर नदी। उस लॉयर नदी के तट पे एक शहर बसा हुआ है, नांटेस शहर, जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रांस में कागज उद्योग के लिए एक शहर प्रसिद्ध है, जिस शहर का नाम है नांटेस शहर। कागज उद्योग के लिए एक शहर प्रसिद्ध है, जिस शहर का नाम है नांटेस शहर। नांटेस शहर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो लॉयर नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन नदी के तट पे, लॉयर नदी के तट पर नांटेस शहर बसा हुआ है, जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को याद रखना भी है, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छी बात है। आगे चलेंगे। इसे सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। सुरा यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया वोडी शहर में शैंपेन बनाई जाती है। सुंदरियां यानी सुंदर, यहाँ पे मतलब लड़कियों की तुलना की जाएगी, फ्रांस की लड़कियां सुंदर होती हैं, तो सुरा और सुंदरियों का देश इसको कहा जाता है। एक किंवदंती बात है। तुलूज शहर में एयरबस जहाज का निर्माण कंपनी है। आपको पता होगा दुनिया के मोस्ट पावरफुल जो जहाज होते हैं, आपने अगर एरोप्लेन में आपने देखे होंगे, आप बैठे होंगे तो, नहीं बैठे होंगे तो मैं भी नहीं अभी तक बैठा ये बड़ी अजीब बात है, ठीक है। तो आप देखोगे उस एयरप्लेन में 2 इंजन होते हैं, इस तरीके से होते हैं, लेकिन 4 इंजनों के जहाज होते हैं एयरबस कंपनी के। बहुत पावरफुल कंपनी है एयरबस कंपनी। तो जो एरोप्लेन इसके, तो एयरबस जो जहाज निर्माण कंपनी है, उसका जो बनते हैं वो फ्रांस के तुलूज शहर में बनते हैं, याद रख लीजिएगा, फ्रांस के तुलूज शहर में बनते हैं, है ना। फ्रांस का जो तुलूज शहर है, उसका जो पूरा साउथ साइड वाला जो पोर्शन है, वहां पे एयरबस जहाज का निर्माण कंपनी है, ध्यान रखना। एयरबस जहाज का निर्माण कंपनी, ध्यान रखना। आपको दिखाऊं एयरबस जहाज निर्माण कंपनी, ये आपने इस तरीके से जरूर देखा होगा। बहुत एयरबस फैमिली में आप देखो बहुत टाइप के A380, A350, A340, A330, A32, मतलब बहुत मोस्ट पावरफुल। मैंने आपको कहा था, देखो अभी 4 इंजनों वाला, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 2 इंजन का है, एयरबस का ही है, लेकिन ये 4 इंजनों वाले जो मतलब 4 इसके जो ऐसे होते हैं, वो प्लेन जो है वो एयरबस कंपनी का होता है। बहुत ज्यादा सीट, बहुत ज्यादा लोगों को लेकर के उड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, ध्यान रखना भैया। आगे अगर बात करेंगे, ध्यान रखना यहां पे, तो कान शहर कान फिल्म फेस्टिवल के लिए यहां पे प्रसिद्ध है। यहां पे फ्रांस का एक शहर है, ध्यान रखना भैया, जिसको कान नहीं कौन शहर कहते हैं, कौन शहर, कौन,
ऐसे लिख लो कौन शहर। कौन शहर जो है वो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल होते हैं, तो एक डायरेक्ट ना फ्रांस में कौन फिल्म फेस्टिवल होता है, जिसको लेके कभी करंट में सवाल भी आते हैं, करंट अफेयर्स में, तो आप डायरेक्ट ना कौन फिल्म फेस्टिवल जो है वो कौन शहर है फ्रांस का, वहां पर प्रसिद्ध है, याद रखना। बहुत अंदर की जानकारी आपको बता रहा हूं, किताबों को पढ़ते पढ़ते रह जाओगे, इतनी सटीक जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, याद रखना, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी हैं, मैंने अभी 1.5 घंटे की क्लास होने को है, मैंने अभी तक नहीं कहा, लेकिन जो नए विद्यार्थी अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, तो कौन शहर कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना है भैया, ठीक है। अच्छी बात है, आगे चलेंगे। फ्रांस में अगर बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिस्ट रेल मार्ग, जो पेरिस को कुस्तुनतुनिया से जोड़ता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट रेल रूट इज द ओरिएंट रेल रोड विच कनेक्ट पेरिस टू कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया आपने पढ़ा, तुर्की वाला क्षेत्र है, तुर्की वाला क्षेत्र है, तो वहां पे ओरिएंट रेल मार्ग है, ध्यान रखना, ओरिस्ट नहीं होगा भाई, ओरिएंट, इंग्लिश में तो से लिखा ओरिएंट, ओरिस्ट नहीं, ओरिएंट, ओरिएंट ऐसे करके, तो ओरिएंट रेल मार्ग ध्यान रखना। ओरिएंट रेल मार्ग जो क्या है भैया, पेरिस को कुस्तुनतुनिया से जोड़ता है, पेरिस को कुस्तुनतुनिया से जोड़ता है। क्लियर भैया, इतने सारे विद्यार्थी देख दो भाई, यस सर, नो सर, हाँ, हूं, हम, कुछ तो कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है, कुछ नई जानकारी मिल रही है। पूरा यूरोप महाद्वीप का अध्ययन आज की क्लास में आपको करा रहा हूं। जो अगर बीच में से नई क्लास में जुड़े हो तो भाई इस क्लास को सुबह से देख लेना, क्योंकि उसमें पूरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सब कुछ, पूरा एक एक देश का सब कुछ वर्णन आपको इस क्लास में मैं करा रहा हूं, तो जरूर इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रांस से अगर आप देखोगे, ध्यान रखना, ये फ्रांस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो फ्रांस से एक रेल मार्ग है यहां पर, ध्यान रखना, जो यहां पे जो कुस्तुनतुनिया वाला जो क्षेत्र है, वहां कुस्तुनतुनिया तक, ध्यान रखना, एक रेल मार्ग जाता है, तो यहां पे बड़ा ही महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, बड़ा ही महत्वपूर्ण रेल मार्ग हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, कौन सा, ओरिएंट रेल मार्ग। फ्रांस के लियोन शहर में, ध्यान रखना, फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल जानते हो ना, जैसे यूपी की पुलिस हो गई, दिल्ली की पुलिस हो गई, ऐसी एक पूरी दुनिया की पुलिस है ना, जैसे भारत की पुलिस मतलब रॉ वगैरह, इंटरनेट जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह, इनके कुछ व्यक्ति, चुनिंदा व्यक्ति नेशनल लेवल पे काम तो कर ही रहे, इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं सभी देशों के लोग, उसको इंटरपोल कहते हैं, पूरी दुनिया की पुलिस कहते हैं उसको। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय, इंटरपोल की जो पुलिस है, वो फ्रांस के लियोन शहर में आती है, फ्रांस के लियोन शहर में, जिसके द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू होता है। कोई व्यक्ति अगर जो फरार है, किसी देश से फरार करके किसी दूसरे देश में शरण पा लेता है, या किसी दूसरे देश में शरण पा लेता है, तो उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया जाता है, कि जिससे इसको कहीं पर भी पकड़ के लाया जा सकता है। तो फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल का मुख्यालय है, जिसके द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस इशू होता है, रेड कॉर्नर नोटिस इशू होता है, ध्यान रखना। फ्रांस के उत्तरी भाग में नॉर्मंडी क्षेत्र है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। पिरेनीज पूछा जाता है, नॉर्मंडी क्षेत्र कहां पर है, तो फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो नॉर्मंडी क्षेत्र बड़ा फेमस है। यहां पर अगर आप देखो तो ये रहा नॉर्मंडी क्षेत्र, नॉर्मंडी क्षेत्र, और स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। स्पेन नीचे हो जाएगा, तो यहां पर इस साइड में क्या हो जाएगा, पिरेनीज पर्वत हो जाएगा। तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर क्या हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत हो जाएगा। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर क्या हो जाएगा, तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत हो जाएगा। इस बात को याद रखना भैया, ठीक है, कोई दिक्कत। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, ध्यान रखना भैया। इसकी राजधानी मेड्रिड है, किसकी, स्पेन पर आ जाते हैं। अब हम किस पर आ जाएंगे, स्पेन पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे, इधर स्पेन पर आ जाएंगे, ध्यान रखना भैया, ठीक है, स्पेन पर आ जाएंगे। और यहां पे फ्रांस है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर क्या, यहां पे यहीं पर हो जाएगा पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत। अब हम आ जाएंगे स्पेन पर। तो स्पेन के बारे में थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है, याद रखना भैया, क्या हो जाएगा, पिरेनीज पर। यहां अंगदान करने की व्यवस्था, स्पेन के लोग अंगदान करते हैं, याद रखना। हालांकि अब तो हर जगह है, लेकिन मुख्य रूप से वो सारी दुनिया में प्रेरणा यहीं से आई है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग को कैटेलोनिया कहते हैं, जो अलग देश की मांग कर रहा है, जो अलग देश की मांग कर रहा है, जो ये
फ्रांस के बाद ये जो स्पेन के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना। तो इसका ये जो साउथ वाला क्षेत्र है, इसका जो साउथ वाला क्षेत्र, इसका जो ईस्ट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो सियरा नेवेदा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसको कैटेलोनिया प्रांत पढ़ते हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो कैटेलोनिया प्रांत, कैटेलोनिया प्रांत, वो कैटेलोनिया प्रांत का हमेशा इससे विवाद चलता रहता है, तो वो अपने आप को स्वतंत्र होने की बात यहाँ पे करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप यहाँ पर ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर फ्रांस है, ऊपर यहाँ पे फ्रांस है, ऊपर यहाँ पे ये आपका स्पेन ही है, स्पेन के साथ यूनाइटेड है, इसके बीच में आप देख रहे हैं पिरेनीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है भैया? पिरेनीज पर्वत है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक चीज अगर आप देखो तो यहां पे स्पेन में अगर आप देखो, एक तरफ से, दो तरफ से और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये एक प्रायद्वीपीय संरचना हो जाएगी। तो शायद इसमें पॉइंट नहीं लिखा है, या लिखा होगा तो आगे लिखा होगा, मुझे याद हो गया कि स्पेन जो आइबेरियाई प्रायद्वीप पर है, आइबेरियाई प्रायद्वीप पर है, आइबेरियाई प्रायद्वीप पर स्थित है। स्पेन जो है कौन से प्रायद्वीप पर स्थित है? तो स्पेन जो है ध्यान रखना, वो आइबेरियाई प्रायद्वीप पर स्थित है, इस बात को याद रखना, आइबेरियाई प्रायद्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलो, इसके दक्षिण पूर्वी भाग को कैटेलोनिया कहते हैं, जो अलग देश की मांग करता है। स्पेन में अंगदान करने की प्रथा है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत स्थित है, इसकी राजधानी मैड्रिड है, इस बात को याद रखना, ठीक है। आगे बात करेंगे। टॉगस नदी, टैगस नहीं, टॉगस, टॉगस नदी स्पेन से निकलती है, जिसके तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है। इधर पुर्तगाल देश है, इधर इधर यहां पर ये ध्यान रखना भैया। तो यहीं से टॉगस नदी निकलती है, उस टॉगस नदी के तट पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी क्या भैया? लिस्बन यहां पर स्थित हो जाएगा, ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए, इसके जिब्राल्टर क्षेत्र में यूके का अधिकार है। इसके जिब्राल्टर क्षेत्र में क्या हो जाएगा भैया? यूके का अधिकार हो जाएगा। अब जिब्राल्टर क्षेत्र क्या, इसके बारे में बताएंगे। जैसे यहां पर अगर आप देखो, यहां पर ये स्पेन है, यहां पर ये स्पेन देश है, ध्यान रखना भैया। यहां पर क्या हो जाएगा? ये स्पेन देश हो जाएगा, ध्यान रखना। अफ्रीका का ये क्षेत्रदार है, आप देख रहे हैं, ये मोरक्को जो क्षेत्र है, ध्यान रखना। अफ्रीका का जो मोरक्को क्षेत्र है, मोरक्को से इसको मोरक्को बोलते हैं। तो अफ्रीका का नीचे जो मोरक्को क्षेत्र है, तो इन्हीं के बीच में यहां पर ये, यहां पे मेडिटेरियन सी है, तो इधर अटलांटिक महासागर से जो यहां पे प्रवेश करते हैं, वो जिब्राल्टर जल संधि से प्रवेश करते हैं। जिब्राल्टर, तो जो जिब्राल्टर जल संधि है, उसी को हम क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को हम लोग भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी, तो भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर की कुंजी हम लोग जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। उसके बाद भूमध्य सागर से लाल सागर होते हुए, फिर वहां पे ओमान की खाड़ी से होते हुए एशिया की तरफ, भारत की तरफ व्यापार होता है। तो भूमध्य सागर में अगर जा रहे तो किसके द्वारा जा रहे? जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। तो जिब्राल्टर जल संधि को चाबी कहते हैं भूमध्य सागर में प्रवेश करने की। और इस जिब्राल्टर वाले क्षेत्र में किसका अधिकार है? यूके वाले क्षेत्र पर अधिकार है। सर एप्लीकेशन पे कब से क्लास आएंगी? सीटेट वगैरह के विद्यार्थी आप हैं तो यूपी टेट का एग्जाम अब खत्म हो रहा है, तो मान लीजिए आज ट्यूसडे है ना, अच्छा थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप टीजीटी के विद्यार्थी हो तो मंडे के बाद फिर ट्यूसडे 7 तारीख से स्टार्ट होगी टीजीटी की जो क्लास है। आप देख लीजिए आप कौन से विद्यार्थी हैं। अभी हमारे अपकमिंग में ये 2 बैचेस आ रहे हैं, तो 7 तारीख को यानी ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी टीजीटी की, और 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी सीटेट की क्लास एप्लीकेशन पे। कौन सा कोर्स लिया रूबी रॉय आपने? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अगला सवाल भैया, जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन और मोरक्को देश के बीच में। जिब्राल्टर जलसंधि कहां पर भी है? तो जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन और मोरक्को देश में हो जाएगी, याद रखना भैया, ठीक है। तो स्पेन के बारे में इतना पढ़ना, ठीक है। थोड़ा पुर्तगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन है। भी हमने आपको बता दी, जो टॉगस नदी के तट पर स्थित है। यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं, रखना इंपोर्टेंट बात है। आई थिंक अभी भी यूएनओ के जो महासचिव हैं वो यही हमारे एंटोनियो गुटेरेस। एक बार करंट अफेयर्स भी चेक कर लो भी का। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है।
इनका कार्यकाल काफी लंबा बढ़ गया था, तो अभी भी यही है। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर अंडोरा ला वेला एक देश स्थित है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर एक छोटा सा देश है, जिस देश का नाम क्या याद रखना? अंडोरा ला वेला। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे यहाँ पॉइंट गलत लिख गया, इसको आगे लिखना होगा, नोट करके कोई नहीं, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे बहुत छोटा सा देश है, ये स्पेन है, ये फ्रांस, इसके बीच में अंडोरा लिखा दे रहा होगा। तो अंडोरा ला वेला बहुत छोटा सा देश है। तो मैंने कहा था ना, यूरोप में 44 देश हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे देश हैं जिनको पूर्ण रूप से देश की मान्यता नहीं मिलती है, किसी के अंडर में वो देश काम करते हैं, है ना, उस तरीके से। तो अंडोरा ला वेला देश है, बहुत ज्यादा विशेषता नहीं है। तो अंडोरा ला वेला देश यहीं पर हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। ठीक है, चलो अब हम आ जाएंगे स्विट्जरलैंड के लिए। अब थोड़ा सा इधर ही मुड़ जाए, इधर मुड़ जाते हैं, फ्रांस के नीचे स्विट्जरलैंड है ना, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के लिए। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ठीक है, ठीक है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। कोई दिक्कत है नहीं है? चलिए, आगे बात करें तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो सबसे पहली बात, इसकी राजधानी क्या? बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या? बर्न है। और अभी हमने आपको बताया था फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर क्या स्थित है? जूरा पर्वत भी है। तो जूरा पर्वत कहां बताया था? लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो जूरा पर्वत, तो जूरा पर्वत कहां हो जाएगा? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर क्या स्थित है? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत स्थित है, ध्यान रखना। इसका सबसे बड़ा शहर है जेनेवा, जहां पर जितने भी हेडक्वार्टर है सब कुछ जेनेवा में है। यहां पर एक स्विट्जरलैंड का एक शहर है दावोस शहर, वहां पर विश्व आर्थिक सम्मेलन की बैठक होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस जो है। फिर इसके बाद विश्व आर्थिक मंच के द्वारा बहुत सारी यहाँ पे जो है रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है, रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है, ध्यान रखना भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा शहर इसका जेनेवा शहर इसका सबसे बड़ा है। राजधानी इसकी ध्यान रखना भी बर्न है, राजधानी बर्न है, ध्यान रखना भी है। ठीक है, आगे चलें। दावोस शहर में विश्व आर्थिक सम्मेलन होता है। यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को, क्या कहते हैं? यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। लोग घूमने जाते हैं ना, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, घूमने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो इसलिए इसको यूरोप का खेल का मैदान कह देते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार इसी देश में, आल्प्स पर्वत कई देशों में यहाँ पे, तो आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहां पर हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ध्यान रखना। और आल्प्स पर्वत की बात कीजिए तो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लांक, याद रखना, 4808 मीटर। इंपोर्टेंट बात है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो जाएगा? तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो जाएगा माउंट ब्लांक। तो माउंट ब्लांक क्या हो जाएगी? तो माउंट ब्लांक जो हो जाएगी वो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो अब आ जाओ उसके बगल में ऑस्ट्रिया देश में आ जाओ। इधर से सब फिनिश करते हुए स्विट्जरलैंड के बाद हम नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय यहीं पर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एटॉमिक एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का हेडक्वार्टर, अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी। भारत में राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया 24 जून 1914 की राजधानी सेरेजो में हुई थी, राजधानी सेरेजो में हुई थी, ध्यान रखना। यानी यहाँ के ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे राजकुमार फर्डिनेंड, उनकी हत्या हुई थी बोस्निया की राजधानी सेरेजो में। बोस्निया देश इसके जस्ट बगल में, यहां पे ये हो गया एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के जस्ट बगल में आप देखोगे यहां पे तो ये है बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना। तो इसमें उनकी हत्या हो गई थी, आपको पता होगा। तो हत्याकांड हुआ था जिसे सेरेजो हत्याकांड कहा गया था, और यही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। तो आप इतिहास भी मेरे साथ में सीख रहे हो। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर जब आक्रमण किया गया, तो जर्मनी के द्वारा जब पोलैंड पर आक्रमण किया गया तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। जबकि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, बोस्निया देश की राजधानी हर्जेगोविना में सेरेजो में उसकी हत्या हुआ था, है ना। चलो आगे चलेंगे, अगला
ऑस्ट्रिया वियना संधि के तहत कोई देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। ये वियना संधि हुई थी, एक इंपोर्टेंट बात है, वियना संधि हुई थी। तो वियना संधि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही एक संधि की गई थी, तो वहां के एक संधि के तहत कहा गया था कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई दूतावास है, किसी दूसरे देश का दूतावास दिल्ली में, कोई आतंकवादी अगर भाग करके उस दूतावास में घुस जाए तो इंडियन जो मिलिट्री है, आर्मी है, पुलिस है, वो डायरेक्ट उसमें एंट्री नहीं कर सकती है। उसको उस देश से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम आपके दूतावास में एंट्री करें या ना करें, है ना, क्योंकि वो दूतावास है हमारी भारत की भूमि पर, लेकिन नियम दूसरे देश के ही चल रहे हैं वहां पे उस तरीके से। और वियना संधि के तहत आप उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे अगर दूतावास पर कोई एलिगेशन लगते हैं तो उसको डिपोर्ट, मतलब क्या डिपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको वापस वहां पे भेज दिया जाएगा उस देश में उसकी कार्रवाई होगी, ध्यान रखना भैया, और फिर उसकी जो है सुनवाई होगी। तो वियना संधि के तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा पर लेचेस्टीन देश है जिसकी राजधानी वारजू है, ध्यान रखना। लेचेस्टीन देश है जिसकी राजधानी वारजू है, बहुत छोटा सा देश है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात उतनी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लेचेस्टीन देश कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। लेचेस्टीन जिसकी राजधानी वारजू या वारजू लिखते हैं, वो इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं लेचेस्टीन। चलो आगे चलेंगे और उसको इटली पर आ जाओ। इटली की राजधानी क्या है? रोम है, जो टाइबर या टिबेर नदी के तट पर स्थित है। भारत की तरह कृषि प्रधान देश है इटली, इसलिए यूरोप का भारत कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसलिए यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो यूरोप का भारत इटली को कहते हैं। यूरोप का भारत किसको कहते हैं? याद रखना, इटली को कहते हैं। यूरोप का भारत किसको कहते हैं? तो यूरोप का भारत याद रखना इटली को कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो यूरोप का भारत याद रखना इटली को कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। द मोस्ट डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर इन यूरोप हैज टेकन प्लेस इन इटली एंड स्वीडन। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। इंपोर्टेंट बात है, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहां हुआ है? इटली एवं स्वीडन में हुआ है। इटली एवं स्वीडन में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास यहां पर होता है, याद रखना। इटली के फ्लोरेंस शहर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, और पुनर्जागरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है भारत में? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कब से हुई थी, ध्यान रखना। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई थी, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। इटली का मानचेस्टर कहते हैं मिलान शहर को। मानचेस्टर क्या होता है? जो कपड़ा उद्योग से रिलेटेड जो शहर होता है उसको वो मानचेस्टर कहते हैं। तो मतलब जहां कपड़े का काम होता है, तो मानचेस्टर मिलान शहर को कहा जाता है। इटली का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? मिलान शहर को कहा जाता है। इटली में नीचे जब आप देखोगे तो नीचे एक द्वीप पड़ता है, लिपारी द्वीप, सिसिली, और उसके बगल में एक लिपारी द्वीप होगा। यहाँ पे इटली में अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो वहां पे लिपारी द्वीप में अगर हम देखेंगे, लिपारी द्वीप में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो वहां पे लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्राम्बोली यहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो जब भूमध्य सागर से लोग व्यापार करते हुए आते हैं, ध्यान रखना, तो यहाँ पे इटली में जहां पे सिसिली द्वीप है, सिसिली द्वीप पर ध्यान रखना माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वैसे ही सिसिली द्वीप पर माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके जस्ट बगल में आप देखोगे लिपारी द्वीप पर है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है, हमेशा सक्रिय रहता है, लावा निकलता रहता है, तो जहाज वालों को दूर से वो दिखाई देता है। तो एक प्रकार से लाइट हाउस की उपाधि दे दी गई उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते थे। लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ध्यान रखना। सिसिली द्वीप पर माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस यहां पर एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। विसुवियस भी यहां पर एक सुसुप्त ज्वालामुखी, ना रखना, यहां पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विश्व स्तर पर जैतून के तेल एवं अंगूर का उत्पादन करता है। इटली क्या करता है? इटली पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या करता है भैया? वर्ल्ड लेवल पर जैतून के तेल एवं अंगूर का उत्पादन करता है। जैतून के तेल एवं अंगूर का उत्पादन कौन करता है? तो इटली करता है, याद रखना। इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। एड्रियाटिक सागर की राजधानी कहते हैं इटली के वेनिस शहर को। क्या कहते हैं? वेनिस शहर ऊपर हो जाएगा यहाँ पे इटली का, और यहाँ पे एड्रियाटिक सागर है, तो एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहते हैं, ध्यान रखना। तो इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं। इटली के वेनिस शहर को क्या कहते हैं? तो एड्रियाटिक सागर की रानी कहते हैं, इस बात को याद रखना भी है, ठीक है। चलो
एपिनाइन्स पर्वत से पो नदी निकलती है जिसे इटली की गंगा कहते हैं, तथा इसके बहाव क्षेत्र में लोम्बार्डी मैदान स्थित है जहां चावल की खेती होती है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखना, इटली में जो चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो इटली में चावल की खेती होती है लोम्बार्डी मैदान में। लोम्बार्डी के मैदान में, जो लोम्बार्डी का मैदान है वो किस नदी में? पो नदी में आता है। इसको पीओ बोलते हैं हिंदी में, इसको ऐसे लिखते हैं पो नदी, पो नदी। और ये पो नदी निकलती कहां से? एपिनाइन्स पर्वत से निकलती है, एपिनाइन्स पर्वत से निकलती, याद रखना। वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, पहले इटली का एक शहर था। वेटिकन सिटी जो दुनिया का भी सबसे छोटा देश है, याद रखना, पहले वो इटली के अधिकार क्षेत्र में आता था। वेटिकन सिटी, क्या? वेटिकन सिटी, याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चले भैया, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वेटिकन सिटी यहां पर ही इस जिसकी राजधानी आज रोम है ना, जिसको एटर्नल सिटी कहते हैं, शाश्वत नगर कहते हैं रोम को शाश्वत नगर कहते हैं, मतलब कभी नष्ट नहीं होगा। तो वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, पहले इटली का एक शहर हुआ करता था, बाद में वो स्वतंत्र हो गया, क्योंकि वहां पे सब ज्यादातर पोप वगैरह टाइप के लोग भी वहां पे रहते हैं। फ्रांस का कोर्सिका द्वीप देखो, ये रहा फ्रांस का कोर्सिका द्वीप। इटली के सार्डिनिया द्वीप के बीच, इटली का यहां पर ये रहा सार्डिनिया द्वीप के बीच में बोनफासियो जल संधि है। यहां पर एक जल संधि है, जिस जल संधि का नाम क्या है? बोनफासियो जल संधि, बोनफासियो जल संधि, याद रखना। क्या? बोनफासियो जल संधि, बोनफासियो जल संधि पूछा जा सकता है। कौन सी जल संधि है? बोनफासियो जल संधि। मैंने क्या कहा? शाश्वत नगर कहते हैं वेटिकन सिटी की राजधानी रोम को, शाश्वत नगर कहते हैं, एटर्नल सिटी कहते हैं। फ्लोरेंस शहर की, जो इटली का जो फ्लोरेंस शहर है, अभी हमने आपको बताया था, इटली का जो फ्लोरेंस शहर है, वेटिकन सिटी से ऊपर आप चलोगे यहां पे, फ्लोरेंस शहर की फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लेंथ नर्स रहने वाली थी, जिन्होंने युद्ध में घायल जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। इटली का एक फ्लोरेंस शहर है जहां की फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महिला थी, जिसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा गया। फ्लोरेंस शहर की फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महिला थी, रहने वाली थी, जो अक्सर करके युद्ध में घायल लोगों की मदद किया करती थी, जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। तो जो सैनिक होते थे वो उनको नर्स, जो उनको सिस्टर कहते थे, क्या कहते थे? सिस्टर कहते थे। बहुत ध्यान से समझो, दोबारा समझो। आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो जो नर्स होती है उसको आप कभी नर्स कहते हो? सिस्टर कहते हैं ज्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग। सिस्टर प्लीज। तो सिस्टर कहने की जो प्रथा है नर्सों को, कहां से शुरू हुई पता है? तो सिस्टर कहने की जो प्रथा शुरू हुई वो इटली का एक शहर है फ्लोरेंस में एक महिला हुई थी जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर उन्होंने, और जितने भी अन्य युद्ध हुए उसमें घायल सैनिकों की मदद किया करती थी, तो वो उनको सिस्टर कहते थे। तो घायल सैनिकों की मदद कौन करेगी? डॉक्टरी तो करेगी जिसको डॉक्टरी की चिकित्सा की जानकारी होगी। तो इसलिए जो चिकित्सा की जानकारी करने की जो लेडी है उसको नर्स कम कहते हैं, उसको सिस्टर कहने की जो व्यवस्था शुरू हुई यहीं से फ्लोरेंस नाइटिंगेल से हुई थी। अब ये कितना महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई, बिना एग्जाम से लग के भी आपको ये जानकारी मिलेगी। आई थिंक आपको ये जानकारी पहले नहीं होगी, ठीक है। चलो, मुसोलिनी इटली के मिलान शहर का रहने वाला था। मुसोलिनी कहां का था? मुसोलिनी इटली का तानाशाह आपको हुआ था, ध्यान रखना। इटली का मिलान शहर का हुआ था। जर्मनी का तानाशाह कौन हुआ था? हिटलर था, ध्यान रखना। युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, विश्व शांति तो कायरों का सपना है, और जो पुरुष युद्ध ना किया हो वह बांझ महिला के समान है। यह स्टेटमेंट किसका था? यह मुसोलिनी का स्टेटमेंट था, ध्यान रखना, कि जो व्यक्ति युद्ध व्यक्ति को महान बनाता है, विश्व शांति तो कायरों का सपना है, जो पुरुष युद्ध ना किया हो वो तो बांझ महिला के समान है। यह मुसोलिनी का था। खुद तो मर गया मुसोलिनी, इटली को बर्बाद कर गया। ऐसा ही जर्मनी के तानाशाह हिटलर का था, खुद तो मर गया, जर्मनी को उसमें बर्बाद कर गया। नेतृत्व ही गलत था, ठीक है। चलो आगे चले। मोनाको शहर वहीं बगल में पड़ता है, छोटा सा, इटली और फ्रांस की सीमा पर मोनाको देश है। इटली और फ्रांस की सीमा पर क्या हो जाएगा? मोनाको शहर, फोर्स नहीं, फ्रांस। द कंट्री ऑफ मोनाको ऑन द बॉर्डर ऑफ इटली एंड फ्रांस, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। सान मारिनो वहां पर एक बगल में छोटा सा क्षेत्र है, एड्रियाटिक सागर के पास, है सान मारिनो। एड्रियाटिक सागर के पास क्या है? यहीं पर आप देखोगे तो एड्रियाटिक सागर के पास सान मारिनो देश है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके नीचे माल्टा शहर भी है, माल्टा शहर। अब जो सबसे पढ़ने लायक है वो है युगोस्लाविया। अब इसको ध्यान से पढ़ना, इसको गाइस बड़े ध्यान से समझना। युगोस्लाविया को, क्या? युगोस्लाविया यह बाल्कन पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये युगोस्लाविया जो देश है वो बाल्कन पर्वत श्रेणी पर स्थित है। युगोस्लाविया, ध्यान रखना।
इसको रफ कर दूं यहां से। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाले पोलैंड यूक्रेन के बाद ये वाला जो जितना छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जितना छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता था। बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता था। क्या? बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता था। और यहीं पे एक बड़ा देश था पहले, जिस देश का नाम था यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ और इसके टूटने से 12 देश बने। ध्यान रखना, यूरोप में यूगोस्लाविया के टूटने से कितने देश बने? 12 देश बने। ध्यान रखना, यूगोस्लाविया के टूटने से कितने देश बने भैया? 12 देश बने। ध्यान रखना, उन्हीं को पढ़ रहे हैं हम लोग यहां पे। Today there are 12 countries on the Balkan Peninsula which have separated from Yugoslavia. बाल्कन प्रायद्वीप पर आज 12 देश हैं जो यूगोस्लाविया से टूट करके अलग बने हुए। ध्यान रखना, बाल्कन श्रेणी यानी बाल्कन क्षेत्र जो है वो बुल्गारिया और रोमानिया में, आज मुख्य रूप से कहां पर है? बुल्गारिया और रोमानिया वाले क्षेत्र में होता है। बाल्कन पर्वत जो कहां पर है? आज बाल्कन पर्वत के बारे में अगर आप बात करोगे तो मुख्य रूप से कहां हो जाएगा? बुल्गारिया और रोमानिया वाले क्षेत्र में हो जाएगा। ध्यान रखना भैया, ठीक है। अब कौन कौन से 12 देश टूट कर अलग हुए उनको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उनके बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलो, जैसे स्लोवानिया की राजधानी जुब्लिजाना, क्रोएशिया की राजधानी जागरेब, बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी साराजेवो, जो हमने आपको पढ़ाया था, यहां पर राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, सर्बिया जो देश है उसकी राजधानी बेलग्रेड है, और बेलग्रेड में नाम का पहला सम्मेलन हुआ था। नाम का पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है भैया। बताओ नाम की स्थापना कब हुई थी? नाम की स्थापना कब हुई थी, कौन मुझे बताएगा? मांटीनिग्रो की राजधानी पोडगोरिका, कोसावा की राजधानी प्रेस्टिना, मैसिडोनिया की राजधानी स्कोप्जे, जहां का सिकंदर रहने वाला था। सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था ना, तो मैसिडोनिया ये। अल्बानिया की राजधानी तिराना, जहां की मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा कहां की थी? अल्बानिया की थी। ध्यान रखना, ग्रीस जो है वो, ध्यान रखना, ग्रीस जो है वो भी से है। ग्रीस की राजधानी एथेंस, जहां पे सबसे पहले ओलंपिक पर्वतों की शुरुआत हुई थी। ग्रीस के ओलंपिया पर्वत से, या ओलंपिया से हुई थी। सुकरात यहीं का था, और यहीं पर ओलंपस पर्वत भी है। तो कुछ के लोग कहते हैं कि ओलंपस पर्वत था वहां पे, तो इसलिए ओलंपिक की शुरुआत हुई। कुछ लोग कहते हैं ओलंपिया शहर था। थरेस की राजधानी इस्तांबुल है, ध्यान रखना। और बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। तो 3 और 3 6 और 3 9 3 12, ये 12 देश यहीं पर अलग हुए। 12 देश यहीं पर अलग हुए, इस बात को ध्यान रखना भी है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सिकंदर का नाम है, सिकंदर कहां का रहने वाला था? मैसिडोनिया का। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? बताओ बताओ, कौन बताएगा? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु का नाम था भैया, अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात, है ना। उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। समझ रहे भैया? तो सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, ध्यान रखना ये, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। ध्यान रखना भैया, ठीक है। धन्यवाद निर्मल कुमार जी भैया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे हम बिल्कुल चलेंगे। ये देख लो आप यहाँ पे, ये पूरा आप यहाँ पे देखो कि हाँ सर ये पूरी चीजें हमारी यहाँ पे समझ में आएंगी। बताओ, इतना पूरा मैंने आपको पढ़ाया। इधर नॉर्वे, स्वीडन, इधर फिनलैंड, इधर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, कालिनग्राड, पोलैंड, है ना, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, है ना, इटली के बाद यहाँ पे स्पेन के बाद यहाँ पे फ्रांस के बाद हम यहाँ पे आए थे, तो ऊपर तो आए थे यहाँ पे आइसलैंड, और यहाँ पे डेनमार्क, और उसके अलावा फिर आएंगे यहाँ पे ये सारी चीजें। मोनाको देश हमने आपको पढ़ाई दिया, यहाँ पे हमने आपको अल्लोराडा लावेंडा देश हमने आपको पढ़ा दिया, यहाँ पे पूरा पढ़ा दिया। और ये पूरा यहाँ पे आप देखोगे तो चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवानिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मॉन्टेनिग्रो हो जाएगा, है ना, बेलग्रेड सर्बिया हो जाएगा, अल्बानिया हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा, है ना, ये हमने आपको बता दिया, है ना, मैसिडोनिया हो जाएगा, सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे रोमानिया हो जाएगा, यहाँ पे बुल्गारिया हो जाएगा, हमने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पूरा सब पूरा मैंने आपको A to Z देश के बारे में पढ़ाया। अब कुछ कुछ चीजें और हैं, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। जैसे माल्टा शहर है, नीचे बढ़ता है, बेलेटा इसकी राजधानी है माल्टा में, और यहाँ पे संतरे के जैसा फल माल्टा का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे करता है। आजकल बाजार में आप देखोगे तो कहते हैं संतरे का जूस पी रहे हैं हम, लाल सा जो आता है ना, संतरे का जूस। एक्चुअली वो संता नहीं होता, माल्टा होता है, बहुत सस्ता आता है, और माल्टे का सबसे ज्यादा उत्पादन ये माल्टा देश में होता है। माल्टा देश में होता है सबसे ज्यादा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए
आगे चलेंगे। यूरोपियन यूनियन का सदस्य, यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी माल्टा, याद रखना यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा है, ब्राटिस्लावा है। यहां क्वार्ट्ज प्रदेश चूना पत्थर के देखता है, जो क्वार्ट्ज होता है, ध्यान रखना क्वार्ट्ज क्षेत्र जो होता है, चूना पत्थर होता है, वो यहां पे सबसे ज्यादा होता है स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा, ब्राटिस्लावा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। हंगरी में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। बस इतना ही, ठीक है, ठीक है। चलो, चेक गणराज्य की राजधानी के प्राग, प्राग, चेक गणराज्य राजधानी प्राग में ही 2006 में सम्मेलन हुआ था, जहां पे क्या हुआ था भैया, जो हमारा नौवां ग्रह यम ग्रह जिसको हम प्लूटो ग्रह कहते हैं, उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था। ऐसी मीटिंग 2006 में हुई थी इसी चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। लोगों को पता ही नहीं है प्राग कहां पर है, तो प्राग ही चेक गणराज्य, सारे यूगोस्लाविया से टूट करके बने हुए थे, ध्यान रखना। प्राग में 24 अगस्त 2006 में लिखा हुआ है को आईएयू की बैठक हुई जिसमें यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था। आईएयू आप जानते हो ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। पूरी दुनिया में ग्रह उपग्रहों से संबंधित ये सारी चीजों को यही निर्धारण करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। अब नाम 134340 है किसका? यम ग्रह का नाम कर दिया कि उसको श्रेणी बोने ग्रह की श्रेणी में कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि हम उसको यम ग्रह ने कह के उसको 134340 उसका नाम दिया गया, 134340 उसको नाम दिया गया। इस बात को ध्यान रखना भी है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। बेलारूस, रूस से यूएसएसआर से अलग टूट के बना था। मिन्स्क इसकी राजधानी है, यूएसएसआर से टूट के बना था, मिन्स्क इसकी राजधानी है। बहुत ज्यादा और इसके बारे में कुछ नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। स्टेपी मरुस्थल यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है, जीके में कई बार पेपर में पूछा गया। स्टेपी घास के मैदान भी, स्टेपी घास के मैदान और स्टेपी मरुस्थल भी है। कहां पर भैया? वो यहीं पर हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। और यहां पर आपको पता होगा, कई बार पेपर में पूछा गया, चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी, तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में यहीं पर हुई थी, याद रखना भैया। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहां पर हुई थी? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना और जो ध्यान रखना 1986 में यहीं पर हुई थी, ठीक है। 1986 में यहीं पर हुई थी, ठीक है। आगे चलेंगे। मालदोवा आपको पता है, चिशनाउ इसकी राजधानी। मालदोवा ऐसे देश हैं जिनके नाम में आपने नहीं सुना होंगे। मालदोवा आपने सुना है, चिशनाउ उसकी राजधानी हो जाएगी, चिशनाउ है ना, चिशनाउ उसकी राजधानी हो जाएगी। और ये भी 1991 में यूएसएसआर से टूट के अलग बना था। मालदोवा भी यूएसएसआर से टूट के बना था। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। मूल निवासी आयरिश कहलाते हैं। आयरलैंड के लोगों को क्या कहते हैं? तो आयरलैंड के लोगों को आयरिश कहते हैं, मूल निवासी आयरिश है। ध्यान रखना, एक ध्यान रखना, जिन्होंने महात्मा गांधी को अधरंगा फकीर कहा था, एनी बेसेंट यहीं की रहने वाली थी। और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में हमने कहां से लिए? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिए हैं। उत्तरी आयरलैंड यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है, वो उसका फेमस है बेलफास्ट। क्या? बेलफास्ट, ध्यान रखना भी, ठीक है। चलिए, मतलब आइलैंड के बाद ऊपर एक देश पड़ता है उत्तरी आइलैंड, जिसको बेलफास्ट कहते हैं। आपको समझना चाहिए कि आइलैंड, उत्तरी आइलैंड, ये सब देश जरूर है, लेकिन अधिकार चलता है यहां पर यूके का अधिकार चलता है। अब इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पे लिखी है, एमराल्ड द्वीप जो है यूरोप का तीसरा द्वीप है, जिस पर आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड देश स्थित हैं। ध्यान रखना, आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड देश जो स्थित है, ध्यान रखना, आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड देश जो है वो एमराल्ड द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे ये फोटो गलत लगा हुआ है, यहाँ पे इमेज गलत लगी हुई है, इमेज दूसरी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। आयरलैंड, तो ब्रिटेन, आयरलैंड और एमराल्ड, ब्रिटेन, आयरलैंड और एमराल्ड, तो एमराल्ड द्वीप पर ये ध्यान रखना स्थित है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। ये है एमराल्ड आइलैंड, ये एमराल्ड आइलैंड, यहां पे ये एमराल्ड आइलैंड, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। तो ये सारी कहानी लीजिए भैया। पूरा यूरोप का महाद्वीप हमने आपको सुहा कर दिया। पूरा यूरोप का महाद्वीप हमने आपको यहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाया। एक एक चीज मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाई, ध्यान रखना भैया, इस बात को नोट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ, एक एक बात। पूरा यूरोप में आपको महीनों बीत जाएंगे इतनी जानकारी इकट्ठा करने में। पूरा मैंने आपको जानकारी बता दी है। बढ़िया, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसकी पीडीएफ ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से। हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है, एसएसटी पढ़ाते हैं सोशल स्टडीज, तो एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से टेलीग्राम है, वहां से इसकी फ्री पीडीएफ ले लीजिएगा और अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा एकदम विधिवत तरीके से। आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।